वंस अगेन वेलकम टू जेआरएफ जोन। जेआरएफ जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी यूजीसी नेट पेपर 1 को कवर कर रहे थे। पेपर 1 में हम पीवाईक्यू की सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम आपसे 2021 से लेकर 2025 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनको बारी बारी सॉल्व आउट करने का प्रयास करेंगे। अभी हम 2024 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे। आज की वीडियो में 26 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 के पेपर को हम सभी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस पेपर से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं या उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या ट्रिक्स या टेक्निक्स हो सकती हैं, क्या अप्रोच हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, उन सब के बारे में भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप पूरी वीडियोस देखते हैं तो आपकी 10 की 10 यूनिट्स, सॉरी माफ करिएगा 9 यूनिट्स, मैंने कंप्रीहेंशन को इंक्लूड नहीं किया है, 9 यूनिट्स की आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। तो हर सेकंड डे पे लगभग आपको एक सेट मिल जाता है। तो अगर लगातार इसको एग्जामिनेशन टिल तक अगर वीडियो चल पाई, मैं कोशिश करूंगा अगर आप बारी बारी से सबको अटेंड करते चले जाएंगे तो आपकी पेपर 1 में एक अच्छी पकड़ बन जाएगी और क्वेश्चंस को कैसे आप एग्जामिनेशन में हैंडल करेंगे उसकी एक राइट अप्रोच आपके माइंड में सेट हो जाएगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन में टू द पॉइंट बहुत मदद करेगी। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 26 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 के पेपर में आपसे किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और उनको सॉल्व करने की हमारी क्या स्ट्रेटजी है। तो चलते हैं, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक देखेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल हैं। आज भी हमको एक टेबल दिया गया है, उससे संबंधित इंस्ट्रक्शंस हैं और फिर क्वेश्चंस हैं। हम इन्हें इन तीनों को मिला के हमको आंसर देने हैं। तो इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। देखिए 2020 से लेके 23 तक का डेटा है, मतलब 4 वर्ष का डेटा दिया गया है। इन चारों वर्षों में आप देख रहे हैं प्रकाशनों के कुछ नाम हैं, जैसे पुस्तक है, पत्रिका है और जर्नल से। कहने का मतलब जो डेटा बटा हुआ 3 भाग में है, पुस्तक, पत्रिका और जर्नल। ठीक है, इन तीनों को बेचकर जो राजस्व अर्जित हुआ है उस राजस्व का विवरण हमको दिया है। और जो राजस्व का डेटा दिया है, ये देखिए ये सब राजस्व का डेटा है। जो डाटा दिया गया है वो लाख में है। इसका मतलब ये है, जैसे 45 लिखा है, 45 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 45 लाख है। ठीक है, बस इतनी सी बात है आपको यहाँ से ध्यान में रखनी। बाकी आप टेबल देख ही रहे हो, ये 4 वर्ष का डाटा है। ये आपके जर्नल्स का प्रकाशन है, मैगजीन्स है, बुक्स है। इन तीनों को बेचकर जो राजस्व की प्राप्ति हो रही है उसका विवरण अलग अलग सत्र सत्र का दिया गया है। अब बस आपको इसको पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना है और टेबल से डेटा निकाल के उसको यूज करके आंसर देने हैं। तो हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2023 में राजस्व का लगभग कितने प्रतिशत पुस्तकों से आया था। तो देखिए पुस्तक ये है, 2023 ये है। ठीक है, 2023 यहाँ पे है और पुस्तक यहाँ पर है। तो कह रहा है कि 2023 में राजस्व का लगभग कितने प्रतिशत पुस्तकों से आया था। तो भाई राजस्व में पुस्तक से मतलब पुस्तक से राजस्व जो मिला था हमको 79 लाख से मिला था। लेकिन आप कैसे इसको निकाल पाएंगे, पहले तो हम ये समझे कि 2023 का कुल राजस्व कितना था। कुल राजस्व आप देखने जाएंगे तो 40 जोड़ेंगे प्लस 54 जोड़ेंगे तो 94 हो जाएगा। और 94 में जब 79 जोड़ेंगे तो 9 4 13 अर्थात 173 हो जाएगा। कितना बन के आएगा, 173। मतलब 2023 में जो कुल राजस्व की प्राप्ति हुई है 173 लाख हुई है। उसमें से जो पुस्तक का अंश है, पुस्तक का अंश 79 लाख है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई राजस्व का लगभग कितने प्रतिशत पुस्तकों से आया है। तो जो राजस्व आया है 79 लाख आया है, तो इसको हम प्रतिशत में बदल ले। बस 79 को हम क्या करेंगे, 79 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भाग कर देंगे किसके, कुल से, 173 से। अब देखिए यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसको आप किसी भी संख्या से आप इसको विभाजित कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो जरा देखते हैं। 173 ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो 79 के डबल जीरो हो जाएगा और यहाँ पे 173 हो जाएगा। अब 173 से जब आप इसको भाग करने चलेंगे तो जरा इसको पहाड़ा पढ़िए और देखिए 790 जा रहा है, क्योंकि वह एक तो जा नहीं सकता है, तो 173 आप जरा देखिए 3 टाइम या 4 टाइम। चलिए इसको हम 4 टाइम लेके चलते हैं। अगर 173 का हम 4 टाइम लेके चलेंगे तो 4 टाइम 12 होता है और 4 सते 28 होता है, 28 से 29 हो जाएगा और 4 1 के 4, 4 2 6, 692 हो जाएगा। लेकिन अगर 173 का 5 टाइम लेके जाएंगे आप, 5 3 5 हो जाएगा, 5 सते 35 से 36 हो जाएगा और 5 1 के 5 3 8 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम ही जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 692, 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा क्या, 8 बचेगा, तो 18 में से 9 गए 9 होगा। ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ले गया था कितने टाइम, 4 टाइम। अब देखिए 980 हो गया है, तो पंचित हमने देखा 805 865 हुआ था, जो कि कम है। हम 173 का 6 टाइम लेके चलते हैं, 6 3
6 टाइम लेके चलते हैं। 6 त्रिक 18 होता है, 6 सत्ते 42, 1 43 होता है और 6 के 6 4 10 होता है। ये तो ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, ये तो ज्यादा हो जा रहा है। तो 173 का 6 टाइम 6 त्रिक 18, 6 सत्ते 42, 1 43 और 6 के 4 6 4 10, 1038 से ज्यादा हो जाएगा, अर्थात जाएगा 173 पंचे ही जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे और देखिए, अगर 173 का 5 टाइम हम लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे 865 जाएगा, 10 में 5 गए 5 आएगा, 7 में 6 गए 1 आएगा, 9 में 60 गए 1 आएगा। देखिए एक चीज यहाँ से पहले ही स्पष्ट हो गई थी, जैसे 173 का 4 टाइम क्लियर हुआ तो देखिए यहाँ पे 4 टाइम किसी कोई विकल्प नहीं था, तो हम तुरंत ही इसका पहला विकल्प राइट मतलब टिक करके आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है तो विकल्प कौन होगा, फर्स्ट वाला ही इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसको 5 टाइम ले जाओगे जब, तो अब घटाने के बाद इतना मिला, अब भाग नहीं जाएगा तो आप दशमलव ले जाओगे और जीरो ले जाओगे, फिर से इसको भाग करोगे तो 173, देखिए अभी हम भाग किए थे 1038, तो 6 टाइम जाएगा, फिर से 1038 आ जाएगा, 1038 में 10 में 60 गए 2, 4 में 3 गए 1, फिर से आएगा जीरो, फिर से 6 टाइम ही जाएगा। देखिए 1120 से 6 टाइम ही जाएगा, तो अर्थात जो आंसर बनेगा आपका 45.66 बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमसे अप्रॉक्स पूछा गया है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली रेवेन्यू पूछा गया तो 45.66 है, तो इसको हम मान के चलेंगे कि ये क्या है 46% है। तो इसका जो पहला आंसर होगा वो मतलब कि जो राइट आंसर होगा वो 46% हो जाएगा। तो देखिए जहां से आंसर क्लियर हो रहे हैं बस वहीं से आपको वापस लौट लेना है। अगर आप पूरे दशमलव तक जाओगे फिर निकाल के लाओगे तो आपका समय बहुत जाएगा। तो जहां से आंसर क्लियर हो रहा है बस वहीं से टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो ठीक है, पहले का जो आंसर आया 46, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2024 में वर्ष 2023 से वही राजस्व वृद्धि रही है जो वर्ष 2022 से वर्ष 2023 में थी, तो वर्ष 2024 में राजस्व लगभग कितना होगा। देखिए 2024 का डाटा तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो 2024 का डाटा आप तब निकाल पाओगे जब 2022 से 23 के बीच में जो वृद्धि हुई है राजस्व की आप उसको निकालोगे, मतलब कितना परसेंट राजस्व की वृद्धि हुई है 2022 से लेके 23 में। कह रहा है कि उतनी ही वृद्धि 23 से 24 में हुई है। तो पहले आप 2022 से 23 का राजस्व निकाल लो। पहले 2022 का हम राजस्व निकालने जाएंगे तो 2022 में देखिए कितना है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 42 है, मतलब 40 40 80 2 82 हो गया। 82 में अगर हम 7 जोड़ रहे हैं तो 89 हो जाएगा, ठीक है। और 80 और 80 160 होगा, मतलब कुल मिला के 169 बन गया। 169 लाख 2022 में राजस्व आया है, कितना 169 लाख, ठीक है। अब यही चीज आप 2023 में जरा देखो कितना है। 2023 में अभी तो हमने कैलकुलेट किया था, 2023 में जो कुल राजस्व बन के आया था 173 लाख बन के आया था। तो एक्चुअल में बढ़ कितना रहा है, केवल 4 लाख रुपए बढ़ रहे हैं, किसमें 2023 में। तो अभी लेकिन इतने से तो काम चलेगा नहीं, 4 लाख बढ़ रहे हैं, 4 कितना बढ़ रहा है ये आपको निकालना पड़ेगा। 4 गुणे 100 किससे बढ़ रहा है, वो 169 से बढ़ रहा है। तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये 400 आ गया, अब 400 में आपको 169 से भाग करके देखना पड़ेगा कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। तो अब देखो जरा 169 का 1 टाइम तो जाएगा नहीं, 169 दूना आप ट्राई कर लो जरा। 169 दूना ट्राई करोगे तो 2 9 18 होता है, 2 6 12 1 13 होता है, ठीक है। 2 9 18 2 6 12 1 13, 2 1 के 2 1 3, 338 आ रहा है, यही जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो कितना बन गया ये 338, 10 में 60 के 2 होगा और 9 में 3 के 6 होगा और 4 में 3 के 1 होगा, ठीक है। यही होगा ना, कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कर रहा हूं भाई। यहाँ पे आया 10, 10 में 60 गए 2 हो गया और 9 में 3 के 6 हो गए, ये कट गया, ठीक है। तो 62 बचा। अब यहाँ पे दशमलव ले जाओगे फिर जीरो ले जाओगे, ठीक है। अब 169 का आप भाग करके देखोगे, अब 620 बन गया। ये 620 जब बन गया तो 169 जरा 4 टाइम ले चलो। 169 का 4 टाइम लेके चलोगे तो 4 9 36 होता है, 4 छंग 24 3 27 होता है और 4 1 के 4 2 6 होता है, 676 ज्यादा हो जाएगा। तो अर्थात 169 का 3 टाइम जा सकता है, 3 9 27 होगा, 3 6 18 18 2 20 होगा और 3 1 के 3 3 2 5 होगा। सही चल रहा हूँ, 3 9 27, 3 6 18 18 2 20 और 3 1 के 3 2 5, ठीक है। 2.3 यहाँ पे आ जाएगा कितना 507। तो 10 में 7 के 3 होगा, 1 आ जाएगा, 6 में 5 गए 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो फिर से जीरो आएगा। तो अब 169 को ले चलो भाई, कम से कम 2 डिजिट तक तो आपको निकालना पड़ जाएगा, ठीक है, 2 डिजिट तक कम से कम। तो 169 का कितना टाइम जा सकता है, 5 टाइम तो अभी हम लेके गए थे ना, नहीं 4 टाइम ले गए थे। अगर हम 5 टाइम लेके चल रहे हैं तो 100 पंचे 500 और 60 पंचे 300,
5×3 800 के आसपास ही जाएगा या थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 9×72 इतना ज्यादा हो जाएगा। इसको हम 6 टाइम लेके चलते हैं। 169 का अगर 6 टाइम लेके चल रहे हो, 6 9 6 9 54 होता है, 6 6 36 5 41 होगा, 6 के 6 4 10, ये ठीक हो सकता है 1014। ठीक है, तो अगर इसको लेके चलोगे तो 2.36 बन रहा है। तो इतना ही काम है, 2 डिजिट तक ही हमको संख्या लेनी है। तो 2.36% हम कह सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है 2022 से 23 में मतलब कि राजस्व। ठीक है, 2022 में जितना राजस्व था उसमें से 2.36% इंक्रीज हो रहा है 23 में। अब यही जो वृद्धि है 2024 में 23 की कंपेरेटिवली हो रही है। तो 23 में तो हमने देखा कि 173% आया था। अगर हम 173% का क्या निकाल दें, 173% का 102 2.3% 2.36% बढ़ रहा है। अगर इसका हम निकाल दें 102.36%, ठीक है, इसका हम निकाल दें तो हमको मिल जाएगा एक्चुअल डेटा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे बड़ा होगा तो आप लोग कर लीजिएगा, इसको हमने कैलकुलेट करके लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 177.08.28। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना मिल जाएगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिल जाएगा। फिर इसमें आप अगर 100 से भाग कर रहे हो तो अब सीधे सीधे दिख ही रहा है, तो आपको जो मिल जाएगा 100 से भाग करने पे 177.095। ठीक है, तो 177.095 अर्थात डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट इसको कर लीजिएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर भाग करके देख लीजिएगा, इतना आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजों को हैंडल करना होगा। थर्ड वाला विकल्प पे हम चलते हैं, थर्ड वाले ऑप्शंस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में गत वर्ष की तुलना में जर्नलों की बिक्री से प्राप्त राजस्व में उच्चतम परिवर्तन दिखलाई पड़ रहा है। उच्चतम परिवर्तन का मतलब है कि चाहे राजस्व बढ़ा हो और चाहे राजस्व घटा हो। गत वर्ष की तुलना में 2020 के पहले तो डाटा दिया नहीं गया, अर्थात इसको इग्नोर ही कर देना है हमको। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इसको 21 को देखना है। देखिए 45 से बढ़ के डाटा 47 हो गया था, 35 से बढ़ के डाटा 40 हो गया था और 70 से बढ़ के 80 हो गया था। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 10 का परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे 5 का परिवर्तन हुआ, यहाँ पे केवल 2 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डेटा घट के 47 से कितना हो गया, 40 हो गया, 47 से घट के 40 हो गया, यहाँ से 40 से बढ़ के 42 हुआ है और 80 से बढ़ के 87 हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखोगे तो 40 से 40 ही रह गया है और 42 से 54 हुआ है और 87 से 79 हो गया है। तो हम ट्राई कर सकते हैं, हमें 2-3 विकल्पों को ट्राई करना पड़ेगा। पहले देखिए जो वृद्धि होती है, वृद्धि से कहीं ज्यादा इफेक्टिव आपकी कमी होती है, तो हम पहले कमी को ट्राई करते हैं। देखिए 2021 में आप देख रहे हैं डेटा कितना था डेटा कितना था, 47 था, और घटकर कितना हो रहा है, घटकर हो जा रहा है 40%। ऐसे सीधे सीधे देखने में आ रहा है कि बोले 7 लाख की कमी हो जा रही है, 7 लाख की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। तो इस कमी को हम जरा डिनोट कर लेते हैं, 7 × 100 कितना परसेंट की कमी हो रही है ये देख लेते हैं। तो किसमें से कम हो रहा है, 47 से कम हो रहा है। तो कुल मिला के ये बन गया 700, और 700 में जब भाग करोगे किससे, 47 से, तो देखो 47 1 47 जाएगा। पहले तो ये तो क्लियर है कि 47 जाएगा, और 10 में 7 गए 3 होगा, और 5 में से 6 में 4 गए 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिल गया हमको 23। ठीक है, अब हम ले आएंगे 0, और 47 का जरा गुणा पढ़ो 223, मतलब 230 से अधिक ना होने पाए। अगर 47 पंचे हम लेके चले तो 5 सते 35 होगा, और 5 चौका 20, 20 3 23, 235 हो जा रहा है, अधिक हो जाएगा। तो 47 का अगर 4 टाइम लेके चलते हैं, 4 सते 28 और 4 चौक 16, 16 2 18, 188 बनेगा। तो ये बन गया 188। तो 10 में 60 गए 2, और 12 में 60 गए 4, तो यहां से खत्म हुई बात, यहाँ पे दशमलव जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 अंक तक तो लेके चलना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, तो लगभग 14% की कमी आपको यहाँ पे दिख रही है, साफ साफ ऐसे जान लो। ठीक है, 14% की कमी दिख रही है। अगर 14% के बराबर और कोई वृद्धि या कमी दिखेगी तो हम कंफ्यूज होंगे, नहीं तो नहीं कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अभी डिनोट करो कि 14% की लगभग कमी हमको दिख रही है, 14% से ज्यादा की कमी दिख रही है। तो 47 से 40 आने में अब देखो कहाँ ज्यादा वृद्धि हुई, 70 से 80 में वृद्धि ज्यादा हुई है। तो यहाँ भी परिवर्तन हमको देखने को मिल जाता, लेकिन 70 का डाटा बढ़ के 80 हुआ है। तो कितना बढ़ा है जरा यहीं पे देख लो, 10 बढ़ा है, 10 × 100 हो गया, और कितने से बढ़ा है, 70 से बढ़ा है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 10 सते 70 होता है, 10 दहम्मा 100, तो 100 मिल गया। और 100 में जब भाग करोगे आप, ठीक है, भाग करोगे, देखो 7 1 के 7 होगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 0, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 आपको वहां उसको ले जाना पड़ेगा और आगे तक। ठीक है, यही हो रहा है ना, 70 से बढ़ के 80 हो रहा है। तो 10 की वृद्धि हुई, तो 10 × 100 नीचे 70 आया, तो 10 सते 70, 10 दहम्मा 100, ये 100 बन गया, अर्थात 14 सते 98 होगा। ठीक है, 14 सत 7 चौक 28 होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर से दशमलव ले जाओगे, 0 ले आओगे, और ये बन गया कितना, 7 त्रिक
7 त्रिक नहीं जाएगा, 7 दूना जाएगा, 7 दूना 14, ठीक है, 10 में 4 गए 6। फिर से अब ले जाओगे तो 0 आएगा, फिर 7 8 56, 14.28%। कितना बन रहा है? 14.28%। अब आपको थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलना पड़ेगा। तो 420 आया था, 420 जब आया था तब इसको और भाग करो, देखो 47 के पंचे हम ले गए थे ना, तो 235 आया था। अगर 47 छक्का हम लेके चलते हैं, या कम पड़ जाएगा, 40 सत्ते नहीं, इसको लेके चलो जरा, 47 का 8 टाइम लेके चलो, 8 सत्ते 56 होता है, और 8 चौको 32, 5 37 होता है, 376। और अगर नौइया लेके जाएंगे तो 9 सत्ते 63 होता है, 9 चौक 36, और 36 6 42 हो जाएगा, 423 अधिक हो जा रहा है, तो 8 लेके जाना ठीक है। तो 14.8 बन रहा है, देखो यहाँ पे 14.2 बन रहा है, 14.2 बन रहा है, तो अर्थात जो कमी हो रही है, मतलब यहाँ पे तो कमी ही हो रही है 14.8%। आप इसके जान के लो, अब 14.8 के आगे जो भी डाटा आएगा तो ये इससे अधिक हो रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो अर्थात इसी पे अडिग रहना है। तो ये 70-80 वाला तो कम है, तो 80 से 87 में परिवर्तन हुआ है। अगर इसको चाहो तो थोड़ा सा चेक कर सकते हो भाई, 7 में परिवर्तन हुआ है, और 7 गुणे 100 और नीचे 80 आ जाएगा, तो 20 चौका 80 होता है, 20 पंचे 100 होता है, तो 7 पचे 35। अब तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये आगे नहीं हो सकता, क्योंकि 4 7 28, 4 8 32, ये 8 दशमलव कुछ ही आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। और ये 14.8 और 14.28 हो रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। अर्थात जो आपको एक्चुअल में वृद्धि देख रही, गत वर्ष की अपेक्षा जो ज्यादा आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा है, जो परिवर्तन दिख रहा है कंपैरेटिवली, वो 2022 में आपको ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि 21 में डाटा था 47 लाख और घट के हो गया कितना, 40 लाख। तो 2022 में सबसे ज्यादा परिवर्तन यहाँ पर देखने को हमको मिल रहा है, ठीक है। एक चीज और, यहां से 87 से घट के 79 हुआ है ना, हाँ भाई यहाँ पे तो 87 से घट के 79 हुआ है, थोड़ा सा आपको इसको भी चेक करना होगा। देखो 87 से घट के 79 हुआ है, तो इसका मतलब है कि कितने की कमी हुई है। अगर आप ऐसे देखोगे तो 79 हुआ है ना, 17 में 9 गए 8 होता है, तो ये खत्म हो गया, 8 की कमी हुई है, और वहां पे 10 की कमी हुई थी। ठीक है, ठीक है, नहीं यही राइट आंसर होगा इसका, 2022 ही इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, 2022 ही इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्न में से सटीक रूप से कितने वर्ष में गत वर्ष की तुलना में कम से कम 2 प्रकार के प्रकाशनों से प्राप्त राजस्व में वृद्धि हुई? अच्छा, टेबल ही देख के बताना है कि कौन से वो दो, मतलब कि कितने वर्षों में गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है। जरा देखो, इसका गत वर्ष तो देखा नहीं जा सकता, इसका 21 का देखा जा सकता है। देखो 45 से बढ़ के 47 हुआ है, 35 से बढ़ के 40 हुआ है, ठीक है, 70 से बढ़ के 80 हुआ है। अब इधर चलते हैं, 47 से घट के 40 हुआ है, 40 से बढ़ के 42 हुआ है, 80 से बढ़ के 87 हुआ है। यहाँ पे देखोगे 40 से बढ़ के 40 रह गया, बढ़ा नहीं है, 42 से बढ़ के 54 हुआ है, और 80 से घट के 79 हुआ है। तो आप कह सकते हो कि 2 ऐसे वर्ष हैं जिनमें गत वर्ष में, जिनके गत वर्ष को अगर देखेंगे तो 2 ऐसे वर्ष हैं जिनके अगले वाले वर्ष में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, अर्थात बी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि गत वर्ष की तुलना में कम से कम 2 प्रकार के प्रकाशनों से प्राप्त राजस्व में वृद्धि हुई है। तो इसमें अगर देखोगे तो इसमें तो नहीं वृद्धि हुई, लेकिन आपके मैगजीन में और बुक में हुई है। इसमें आपके जर्नल्स में तो नहीं हुई है, लेकिन आप देखोगे मैगजीन में हुई है और आपके बुक में हुई है। यहाँ पे देखोगे तो वृद्धि नहीं हुई है, या मैगजीन में तो 2023 में हुई है, लेकिन बुक में नहीं हुई है। तो 2 ही ऐसे वर्ष मिलेंगे जिनमें गत वर्ष की अपेक्षा कम से कम 2 प्रकाशन में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर 2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 नंबर का सवाल है, 2020 की तुलना में वर्ष 2023 में कुल राजस्व वृद्धि लगभग कितनी थी? 2020 जरा देखो भाई, 2020 कहाँ है? 2020 यहाँ पे है, जरा इसको देखो तो 2020 की तुलना में 2023 में कुल राजस्व वृद्धि कितनी है? 45 में अगर 35 जोड़े हो तो 45 5 50 होता है, 50 30 80 होता है, और 80 70 जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। तो 2020 में कुल राजस्व की जो प्राप्ति हुई है वो 150 हुई है, और 2023 में तो हमने देखा था 173 की हुई थी। तो वृद्धि जरा देखोगे तो 223 गुणे 23 गुणे 100 होगा, और नीचे आ जाएगा 150। तो 50 25 25 छक्का 150 होता है, और 25 चौके 100 होता है। तो और कैंसिल आउट हो सकता है क्या? 2 से काट दो, 2 तिहाई 6 होता है, 2 दूना 4 होता है, तो 23 दूना 46 होगा, और 46 नीचे 3 आ जाएगा, 46 के नीचे 3 आ जाएगा, तो 3 एक के 3 आ जाएगा, 3 16 3 पचे 15, ठीक है। तो 15% देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट दिया गया है, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज 15 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन आपको राइट क्या मान के चलना है? 15% मान के चलना है। तो इस हिसाब से देखा आपने कि डीआई के सवालों को आप कैसे टैकल कर पाओगे, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर जो है वो 15% है। तो उम्मीद करता हूँ पांचों सवाल जो हमने हल कराए वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये भी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का ही सवाल है। वर्क एंड टाइम से पूछा गया है कि 5 पंप प्रतिदिन 18 घंटे काम करके एक टैंक को 12 दिनों में खाली कर देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 9 दिनों में खाली करने के लिए 6 पंपों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। देखो यहाँ पे जो है ये M1 D1 H1 का फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बराबर क्या होता है M2 D2 और H2। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो H2 तो बस इसी कुछ करना नहीं है, 5 गुणे 18 है, 18 गुणे 12 है, बराबर किसके हो जाएगा 9 गुणे 6 गुणे आपको H2 निकालना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या 5 गुणे 18 गुणे 12 और नीचे आ जाएगा 9 गुणे 6। चाहे तो सीधे सीधे काट भी सकते थे। 6 का 3 टाइम खत्म हो गया, 3 का 3 टाइम और 3 का 4 टाइम। ठीक है, तो 5 चौका 20 घंटा क्या बना 5 चौका 20, अर्थात ये 20 घंटे में पूरा का पूरा काम, मतलब कि 20 घंटे में प्रतिदिन काम करके वो खत्म कर देंगे कहानी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर बना वो कितना बना 20 घंटे। नेक्स्ट चलते हो जरा देखो, एक प्रोपोजिशन हमारे सामने दिया गया है। कह रहा है कि वेसल हैज मास, कह रहा है कि एक पोत में द्रव्यमान होता है। सिंपल सी बात है भाई, जलयान या जहाज जो भी कह लो इसको, वैसे पोत मतलब जलयान होगा। ठीक है, तो एक पोत में द्रव्यमान होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है। अतः पोत के सभी भागों में द्रव्यमान होता है। अच्छा, पोत के आधार पे कहा जा रहा है भाई, पोत में अगर वेट है तो पोत के सभी पार्ट्स में क्या होगा वेट होगा। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन ऊपर दी गई प्रतिगत के आधार पर सही है। अच्छा, इसके आधार पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, अब ध्यान से देखना। कह रहा है इट हैज एन इनफ्लेक्शन डिफेक्ट, इसमें विभक्ति का दोष है ना बाबा, इसमें विभक्ति का दोष नहीं है। एकदम सिंपल सी बात कही गई है कि पोत में द्रव्यमान होता है, अतः पोत के सभी भागों में द्रव्यमान होता है। एक सामान्य सी बात ही, जैसे अगर मैं बोलूं कि मनुष्य नश्वर है, क्या बोलूं मनुष्य इम्परमानेंट है, तो मैं बोलूं कि राम भी इम्परमानेंट है। ठीक है, तो देखो दोनों मनुष्य नश्वर है और राम भी नश्वर, इस हिसाब से देखोगे तो जो बातें बोली गई हैं वो बातें तो सही हैं। भले लॉजिकली आप उसको क्लियरली प्रूव न कर पाओ या सारे तर्कों के आधार पे वो प्रूव न हो पाए, ये अलग बात है, लेकिन बातें तो सही है। या जैसे मैं बोलूं कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी का हक है, सभी को पानी मिलना चाहिए, स्टेटमेंट तो सही है। अब क्यों मिलना चाहिए, क्यों का आपको राइट जवाब मिले ना मिले एक अलग पहलू है, लेकिन जो हमने स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। तो ये तो नहीं होगा, इसमें विभक्ति का कोई दोष नहीं है। इट हैज मल्टीसिपिटी डिफेक्ट, मतलब इसमें अनेकार्थता का दोष है ना ना नहीं भाई, कोई अनेकार्थता नहीं, एकदम साफ और सीधी बात बोली जा रही है, मतलब आपको घुमाया फिराया नहीं जा रहा है। इसमें अविचारी सामान्यकरण का दोष है, कहा भाई इसमें जनरलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। अगर इसके ऐसा बोला जाता है कि एक पोत में द्रव्यमान होता है अतः सभी पोतों में द्रव्यमान होता है, तो होता ना कि जनरलाइजेशन किया जा रहा है, सामान्यकरण किया जा रहा है। यहाँ पे तो केवल एक जलयान की बात हो रही है, एक पोत की बात हो रही है, एक वेसल की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो जनरलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, अर्थात यही विकल्प पड़ जाएगा। इट इज अ नॉन आर्गुमेंटिव फॉल्टी स्टेटमेंट, इसका राइट स्टेटमेंट बन जाएगा कि ये एक गैर तर्क दोषपूर्ण कथन है। भले ये क्यों का जवाब नहीं दे पाए, कंप्लीटली तर्कों का जवाब ना दे पाए, यहाँ पे एक प्रीमाइस और होनी चाहिए थी, फिर कंक्लूजन आना चाहिए था, ये सब एक दूसरे पहलू हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर इसको बोला जाए तो ये भाई जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट सही है, अर्थात इट इज ए नॉन आर्गुमेंटिव फॉल्टी स्टेटमेंट, इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3R सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम सभी पढ़े हैं और 3R का नाम भी तो हम सभी सुने होंगे। स्वच्छता भारत अभियान, प्रधानमंत्री खूब जोर जोर से इसका प्रचार प्रसार किए भाई, एक बार तो बड़ा तेजी से चला, भागे पीछे हट गया, वो सब अलग पहलू है, इस पे लोग उतना कंसीडर नहीं कर रहे हैं। फिर 2 अक्टूबर आएगा तो फिर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो 3R, लेकिन हमें याद रखना है, क्या रखना है, रिड्यूस याद करना है, रिसाइकिल याद करना है, रीयूज याद कर लेना है। रिकवर 3R में नहीं आता है, अर्थात रिड्यूस होगा, रिसाइकिल होगा, रीयूज होगा, इसके 3R में आते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो रिकवर इसमें नहीं आता है, तो 3R का मतलब क्या है, रिड्यूस हो गया, रीयूज हो गया और रिसाइकिल हो गया। तो मतलब कचरे को आपको रिड्यूस करना है, कम करना है। रीयूज का मतलब उसको ऐसा बनाइए कि भाई ऐसे इल्यूमिनेट करिए या ऐसे फिल्टर करिए, सिगरेट करिए कि वो दोबारा उपयोग में आ जाए और कचरे को पुनः उपयोगी वस्तु में हम बदल सकें। ठीक है, इसका प्रोसेस कई टाइम पूछ लिया जाता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है।
तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप सभी देखते हैं, पहले तो भाई शहरों से या नगरों से हम क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर उसको सेग्रेशन करते हैं, विभाजन, मतलब कि जो बायोडिग्रेडेबल है उनको अलग कर लेते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको अलग करते हैं। आपको ग्रीन कलर वाली और येलो कलर वाली वो कचड़े वाला डिब्बा तो आपको याद होगा ना, तो ठीक है। तो सिग्रेशन वहां से हो जाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है भाई, उसको उठा के अलग स्थान पे ले जाया जाता है, वहां पे उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर डिस्पोजल किया जाता है। उसका जो बचा हुआ कचरा होता है उसको पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, जिसको उसको सुरक्षित स्थान पे हम क्या करते हैं, चाहे लैंडफिल कर देते हैं या इंसिनरेशन कर देते हैं। तो ये प्रक्रियाएं तो आप सभी अपने नगर में रहते होंगे, शहर में रहते होंगे, तो सभी जानते भी होंगे, देखे भी होंगे। तो इस क्रम को भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, कलेक्शन होता है, सिग्रेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्रोसेसिंग होती है, डिस्पोजल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द यूएनएफसीसी मतलब फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कह रहा है कि इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका ये आउटकम में कब आया, धरातल पे कब आया, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम जो क्लास दी थी, मतलब कि जून बैच के लिए इन्वायरमेंट की यूनिट में, ठीक है, तो उसमें आपको बताया था कि जो 1992 में सम्मेलन हुआ था, जिसको हम रियो सम्मेलन बोलते हैं या रियो समिट बोलते हैं, इसी को हम पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। ये जो सम्मेलन हुआ था, ये जो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसकी 20वीं वर्षगांठ पे या उसके 20 साल बाद हुआ था, ठीक है। तो इस सम्मेलन में ही यूएनएफसीसी की स्थापना हुई थी, फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना यहीं पे हुई थी, ठीक है। इसी में मतलब इसी समिट के दौरान हुई थी 1992 में। इसका जो मुख्य उद्देश्य था भाई, उसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना यूएनएफसीसी के मुख्य कार्यों में शामिल था। तो 1992 का जो रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, रियो समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कह लो, उसी में आपकी यूएनएफसीसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जानते हो 1987 में था ये, ओजोन परत को नुकसान ना पहुंचे या भाई ऐसे पदार्थों पे प्रतिबंध लगाना जो कि ओजोन गैस को या ओजोन लेयर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो ओजोन लेयर होती है कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फिक लेयर में है, इस बात को तो आपको ध्यान ही होगा। तो स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था, पहली बार इन्वायरमेंट के इश्यूज के लेकर पहली बार कोई सम्मेलन हुआ था, वो स्टॉकहोम सम्मेलन था। इसी में यूएनईपी की भी स्थापना हुई थी 1972 में, ठीक है। बाकी क्योटो प्रोटोकॉल आप जान ही रहे हो 1997 में हुआ था। नेक्स्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द लॉजिकली इक्विवेलेंट। देखो लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है। मैंने लॉजिकल रीजनिंग के यूनिट में बहुत अच्छे से लॉजिकल इक्विवेलेंट को आपको पढ़ाया है। चलिए देखते हैं विकल्प को। ऑल नॉन ट्रीज और नॉन एनिमल्स, ये आपका जो स्टेटमेंट है, मैंने आपको कन्वर्स, अवर्स और देखो नाम भूल रहा है, कंट्रापोजिशन पढ़ाया था, ठीक है। आपको कन्वर्स, अवर्स एंड कंट्रापोजिशन पढ़ाया था। तो ये जो स्टेटमेंट है, देखिए इसके दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का आगे नॉन लगा है, अर्थात ये कंट्रापोजिशन वाला स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे नो एनिमल इज ट्री है और सम एनिमल्स आर नॉट ट्री है और नन ऑफ द ट्री आर एनिमल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लॉजिकल इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे जो कन्वर्स होता है, कन्वर्स में केवल बहुत नॉर्मल होता है, इसमें सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट और प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया था। जरा सेकंड वाले विकल्प को आप ट्राई करो, नो एनिमल इज ट्री। देखो ध्यान से देखना, नो एनिमल इज ट्री, अगर एनिमल पे जाओगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और ट्री पे जाओगे तो यहाँ पे प्रेडिकेट है। और जरा इधर आ जाओ, नन ऑफ द ट्री और एनिमल, देखो यहाँ ट्री यहाँ था तो ट्री यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया और एनिमल यहाँ पे प्रेडिकेट बन गया, अर्थात बी और डी को देखोगे तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे या इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कहलाएंगे। अच्छा, ये जो टाइप है, ये टाइप किसका है, ये कन्वर्स का टाइप है, ठीक है। ये किसका टाइप है, ये कन्वर्स का टाइप है। कन्वर्स के टाइप में केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का इंटरचेंज होता है आपस में, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप जरा इसमें देखोगे तो इसमें आपको केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कन्वर्जन होगा। नो और नन में डिफरेंशिएट मत करना, मीनिंग जरा देखो, कोई भी वृक्ष पशु नहीं है और यहाँ पे कोई भी पशु वृक्ष नहीं है, देख रहे हो ना, तो दोनों के मीनिंग में अंतर नहीं है, तो दोनों में केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का इंटरचेंज हुआ है। तो ये जो टाइप है कन्वर्स का है, अर्थात बी एंड डी आपस में क्या होंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो यहाँ पे अब इधर से भी एक तीर लगा लेना, ठीक है, गलती हुई है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का आपस में इंटरचेंज होता है, जैसे नो डॉग्स और ब्लैक तो नो ब्लैक और डॉग। बाकी आप कन्वर्ट्स देखोगे तो जो ऑल वाली स्टेटमेंट होती है और सम वाली स्टेटमेंट होती है, दोनों के कन्वर्ट्स पॉसिबल होते हैं। बाकी जो आपकी नो वाली स्टेटमेंट होती है और जो सम नॉट वाली केस होती है, इन दोनों के कन्वर्स पॉसिबल नहीं होते हैं। तो इसी का अपोजिट आपका कंट्रापोजिशन होता है। कंट्रापोजिशन में क्या होता है कि केवल आपकी सम वाली स्टेटमेंट और सम नॉट वाली स्टेटमेंट का मतलब कि लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है, ऑल वाली स्टेटमेंट का और आपका ऑल वाली स्टेटमेंट का और सम वाली स्टेटमेंट का कंट्रापोजिशन नहीं बनता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, हालांकि जो आंसर था वो कन्वर्स से रिलेटेड था।
क्वेश्चन नंबर 11 है, करेक्ट, व्हाट इज द called the comparative group in the context of medical research is that it received what appears to be treatment but actually has no effect of the treatment on it। कहने का मतलब क्या है कि भाई एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, एक चिकित्सा के संदर्भ में एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कह रहा है कि उपचार, वो जो उपचार प्राप्त करता है वो प्रतीत तो होता है लेकिन वास्तव में उस पर उस उपचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उस ट्रीटमेंट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट देखा जा रहा है। जैसे मान लो कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको केवल शुगर पिल देता है, केवल मीठी टैबलेट्स दे देता है, ऐसे जान लो, मीठी टैबलेट्स दे देता है, एक्चुअल में पेन किलर नहीं देता है। लेकिन आपको विश्वास होता है कि आपने पेन किलर खाया है तो कुछ देर बाद आप ये फील करते हो, अरे मेरा सर दर्द तो ठीक हो गया। तो इसी को बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब कि एक्चुअल ट्रीटमेंट के कारण आपके ऊपर इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, ट्रीटमेंट पर विश्वास होने के कारण आप पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी को बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। एक्चुअल में असली उपचार का प्रभाव जो वास्तव में आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर प्रभाव केवल मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि आपको ऐसा विश्वास था कि अगर मैं दवा खा लूंगा तो मेरा सरदर्द ठीक हो जाएगा, तो आपका एक्चुअल में सरदर्द ठीक हो गया है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है। तो जो प्लेसिबो प्रभाव होता है बेसिकली वही चीज है कि भाई शुगर पिल खाने से जो आपका रोगी है या व्यक्ति है वो सुधार महसूस कर रहा है, तो शुगर पिल के कारण नहीं हो रहा है, इस विश्वास के कारण हो रहा है कि उससे असली दवा मिली थी। तो ये एक्चुअल में साइकोलॉजिकल इफेक्ट को दर्शाता है। विश्वास और जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार जो शरीर है आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखला रही है। तो एक तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसी से जुड़ा एक होता है हॉथॉर्न इफेक्ट, यहां से भी सवाल बराबर बनते हैं। हॉथॉर्न इफेक्ट का मतलब ये होता है, ये एक प्रकार की, वो जैसे मान लो कि मैं प्राइमरी स्कूल में जा रहा हूँ डेटा कलेक्ट करने और सामने वाले को पता चल गया कि आज आ रहे हैं वो हमारे और व्यवहार को ऑब्जर्व करेंगे। अब उनको पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ देखने, तो वो अपने व्यवहार को क्या करते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। एक्चुअल में उनका व्यवहार परिवर्तित नहीं है लेकिन उनको ये पता चला कि कोई उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करने आ रहा है, इसलिए वो अपने व्यवहार को बहुत अच्छा बना लिया, ठीक है। तो ये जो हॉथॉर्न इफेक्ट होता है आपके रिसर्च की स्टडी को प्रभावित कर सकता है। अर्थात ऐसे समय में जब उसको नोन होता है, उसको पता होता है कि मेरे को ऑब्जर्व किया जाएगा, तो वो अपने को सामान्य तरीके जैसे रेगुलर रहता था उस तरीके से अलग कर लेगा। तो इससे आपकी स्टडी प्रभावित होती है, तो इसको बोला जाता है हॉथॉर्न इफेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अपोजिट प्रोपोजिशन, ठीक है। अपोजिट बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमने आपको 2-3 स्टेटमेंट बताए थे, ठीक है। तो कंट्रेरी, कंट्राडिक्टरी, सब कंट्रेरी, सब अल्टरनेशन बतलाया था ना। तो उसमें याद होगा, तो यहाँ पे अपोजिट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कंट्राडिक्टरी की बात कर रहा है। किसकी? कंट्राडिक्टरी की बात कर रहा है। कंट्राडिक्टरी में होता है क्या है कि अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरा तुरंत का तुरंत गलत होगा। तो दोनों गलत नहीं हो सकते हैं, दोनों सही नहीं हो सकते हैं, एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, कंफर्म है, ठीक है। इफ वन इज राइट द अदर मस्ट बी रॉन्ग, एकदम करेक्ट बात है, एक राइट होगा तो दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। दे कुड बोथ बी रॉन्ग, नहीं दोनों गलत नहीं हो सकते एक साथ में, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इफ वन इज रॉन्ग द अदर मस्ट बी राइट, हाँ अगर एक रॉन्ग है तो अदर मस्ट बी राइट, सही हो जाएगा, ठीक है। दे कैन बोथ बी राइट, नहीं ये भी बात गलत है। अर्थात बी एंड सॉरी ए एंड सी इसका राइट विकल्प बन रहा है, ए एंड सी इसका राइट विकल्प बन रहा है। तो ये जो बोला जाता है इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन बोलते हैं। ए के साथ में जो ओ का रिलेशन बनता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, आई के साथ में जो ई का रिलेशन बनता है वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, ठीक है। तो मतलब कि अगर ए ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, अगर ओ फॉल्स होगा, अगर ओ ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा। उसी क्रम में आई और ई का स्टेटमेंट होता है। तो ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, विरोधाभासी होते हैं, दोनों एक साथ ना तो ट्रू हो सकते हैं ना तो एक साथ फॉल्स होते हैं, एक जैसे हो ही नहीं सकते, एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है, उसी के आधार पर सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है और 13 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल इंडियन फिलोसफी ऑफ थॉट वाज एटॉमिज्म
प्रोपाउंडेड, ठीक है। जो एटॉमिज्म की अवधारणा है वो वैशेषिक दर्शन में दी गई थी। जो वैशेषिक दर्शन के प्रोपाउंडर हैं वो महर्षि कणाद हैं, आपको पता ही होगा महर्षि कणाद हैं, ठीक है, जिन्होंने इस अवधारणा को दिया था कि जो संसार है, जो दुनिया है, वो परमाणुओं से मिलकर बनी है। जो छोटे छोटे, वो कभी टूटते नहीं है, वो जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो मिलकर थिंग्स का निर्माण करते हैं, और उन्हीं थिंग्स से क्या बनती है, ये वर्ल्ड बना है, संसार बना है, ये दुनिया बनी है, ठीक है। तो ऐसी जो अवधारणा थी वो वैशेषिक दर्शन में दिखलाई गई थी। बाकी अद्वैतवाद का तो जानते ही हो आप लोग, शंकराचार्य इसके क्या थे, शंकराचार्य इसके प्रतिपादक थे, जिन्होंने दर्शन, ब्रह्मा और आत्मा की एकता पर इन्होंने जोर दिया। बाकी बुद्धिस्ट फिलोसफी तो जानते हैं भाई, ये क्षणिकवाद और शून्यता की बात करते हैं। संख फिलोसफी तो प्रकृति और पुरुष के मिलन से या संयोग से ही इस दुनिया की उत्पत्ति हुई है, तो इस तरह की बातें होती हैं, ठीक। तो राइट आंसर जो इसका है वो वैशेषिक दर्शन है। टाइफाइड इज द वाटर बोर्न डिजीज एंड काज्ड बाय वाटर कॉन्टामिनेटेड विथ, ठीक है। तो कह रहा है कि टाइफाइड एक जल जनित रोग है और यह निम्नलिखित में से किस संदूषित जल के कारण होता है। तो आपको पता होगा जो टाइफाइड है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। तो वाटर जो होता है, वेक्टर में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आपके शरीर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जीवाणु हो जाएगा, ठीक है। जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक मत सोचना, ठीक है, प्रोटोजोवन नहीं है। तो ये कुछ है कि वायरस और बैक्टीरिया से संबंधित वाटर डिजीज रोग है, जैसे आपका हैजा वो वाइब्रो कोलेरा बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी साल्मोना टाइफी बैक्टीरिया से होता है, डायरिया की तरफ आओगे तो रोटा वायरस हो गया, पोलियो की तरफ आएगा तो पोलियो वायरस हो गया, हेपेटाइटिस की जाओगे तरफ जाओगे तो हेपेटाइटिस वायरस हो गया। अब कोरोना भी जल्दी आया था तो वो कोरोना वायरस की तरह थे, ठीक है। तो लेकिन वो वाटर डिजीज नहीं है। बाकी ये देखो कुछ रोगों के नाम हैं और मैंने उसकी लिस्ट दे दी है। ये जो सभी रोग हैं ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे वायरस से कारण होने वाले रोग हैं, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, खसरा है, गलसुआ, रेबीज, एड्स वगैरह, ठीक है। इसी में आपका कोविड भी आता है। तो जो कोविड है वो वायरस जनित रोग है, कोरोना वायरस, सार्स कोव 2 नाम याद होगा आप सभी को, 19 से भी भूले नहीं होंगे। अच्छा खासा लॉकडाउन लगा था, लोगों को मजा भी आया था, बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें हुई, ठीक है। तो अब देखिए ये बाकी ध्यान रख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट। अगर बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करते हो तो क्या होगा, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। अब इसके लिए कोई पूछना है, मैक्सिमम मेजॉरिटी इन हिंदुस्तान की इस समय क्या कर रही है, इस समय वो एडिक्शन हो गया है इंटरनेट का, तो वो बार बार व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को स्क्रॉल ही कर रही है, यूट्यूब पे रीलें देख रही है, तो एडिक्शन हो गया है। पहली बात, डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स, उसको डिप्रेशन में चला गया और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जब खाली होता है तो मोबाइल सरकाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये तो डिस्ट्रैक्शन है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, और डिसइंटीग्रेशन है, परिवार से समाज से अलग थलग, जब पाएगा तो एक कोने जाके बैठ के स्क्रॉल करने लगेगा। तो क्या है ये सब उसके आप कह सकते हो कि एक्सेसिव यूज ऑफ इफेक्ट है। आप ज्यादा यूज करोगे तो ये सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो मास मीडिया उसमें नहीं आएगा। तो ये ABCD इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो एडिक्शन है, अधिक उपयोग करोगे, डिप्रेशन होगा तो भाई मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही, डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाई कामकाज में मन नहीं लगेगा, रीले देखोगे, डिसइंटीग्रेशन होगा तो सामाजिक संबंध, परिवार से अलग थलग रहना पसंद करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में किसका यूज किया जाता है, साबोनियस रोटर, डायरियस रोटर, प्रोपेलेंट रोटर और मल्टी ब्लेड रोटर, ठीक है। इसका राइट जो आंसर है प्रोपेलेंट रोटर है। बार बार ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये फैक्ट बेस्ड बिल्कुल सवाल है, पूछ लिया गया है, जरूरी नहीं है कि रिपीट होगा, अक्सर ऐसे सवाल रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्रडोदक इसका राइट आंसर है, प्रोपेलर रोटर इसको बोला जाता है, जो कि बेसिकली पावर जनरेशन में यूज होता है, ठीक है। Which of the following is an example of positive feedback in the context of climate change? Climate change के context में positive feedback क्या हो सकता है, देखो, the warmer earth has more infrared energy heat radiating into the space। कह रहा है कि भाई अंतरिक्ष में अधिक अवरुक्त ऊर्जा या उष्मा का विकिरण का होना, भाई ये क्या है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव फीडबैक है। तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ऐसे समझ लो कि कोई अगर घटना घट रही है तो वो घटना और बढ़ती जाए, जैसे बर्फ पिघल रही है तो और पिघले। बच्चा, अगर मैं किसी बच्चे को देखकर बोला कि ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे से पढ़ना बंद कर दे, इसका मतलब है कि और मेहनत करे, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता है। अब कह रहा है कि प्लांट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, ठीक है। पादप वायु से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, बात तो सही है। और ओशियन रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। नेक्स्ट चलो, as a result of snow cover and melting of rice seeds the reflection of sunlight is reduced। कह रहा है कि भाई अगर जो हिमच्छादन है या बर्फ की चादर पिघलने के फलस्वरूप सूर्य का
सूर्य प्रकाश का परावर्तन कम होता है। वैसे आपको पता ही होगा कि जब खूब सारी बर्फ जमी होती है, सूर्य का जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक ये है कि अगर ये बर्फ पिघलेगी तो रिफ्लेक्ट होता है, अगर ये बर्फ पिघलेगी तो जो सूर्य का परावर्तन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जितनी पिघलेगी उतना कम होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि बर्फ पिघल के पानी होगी तो गड्ढा बनता जाएगा एक तरफ से, जान लो, तो जो परावर्तन है धीरे धीरे और ज्यादा कम होता चला जाएगा। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर होगा वो यही होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ स्नो कवर एंड मेल्टिंग ऑफ राइस सीड्स द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट इज रिड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सकारात्मकता यहाँ दिख रही है कि अगर भाई बर्फ और पिघलेगी तो परावर्तन और कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या, ऐसी प्रक्रिया जो खुद को और तेज कर दे, यानी जो बदलाव हो रहा है वो बदलाव आगे और ज्यादा बदलाव को बढ़ावा दे, उसको हम इस सेंस में पॉजिटिव फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वर्थ, डिक्रीजिंग अर्थ में आपको अरेंज करना है, तो ज्यादा कुछ कठिन नहीं दिया, नहीं तो कठिन कई टाइम हो जाता है। देखो, लेकिन यहाँ पे देखो जरा देखो, पशु, कशेरुक, पक्षी, गौरैया या एनिमल्स, अच्छा यही राइट आंसर भी हो जाएगा। देखो एनिमल्स है और वेटरब्रेट्स है, इसका मतलब है कि जिनके पीछे रीढ़ होती है। ठीक है, और बर्ड्स है और स्पैरो है, तो एनिमल सबसे बड़ा हो जाएगा, वेटरब्रेट्स मतलब जिन रीढ़ वाले जानवर कह सकते हो, फिर बर्ड्स आ जाएगा, बर्ड्स में स्पैरो हो जाएगी, फर्स्ट वाला ही आंसर राइट आंसर होगा। तो देख लो, पशु में कशेरुक वाले पशु और कशेरुक में पक्षी आ जाएगा और पक्षी में गौरैया आ जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। देखो सरल दिया था। नेक्स्ट वन है, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमओई, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर कंसीडर्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। देखो एकदम बिल्कुल फैक्ट वाले सवाल हैं, मैंने रट लिया है इसको, इस सवाल को ही ऐसे जान लो कि प्रैक्टिस कराते कराते। तो ये थर्ड वाला सवाल इसका ऑप्शन है, ये आपका मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी और राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना, या इसको इधर से पढ़ो नीपा, ठीक है, और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, यही इस तीनों इसके राइट आंसर है। मैं कभी सलाह नहीं करूंगा कि जितने भी हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनको याद रखो, या आप याद ही कर पाओगे। ठीक है, अब ऐसे सवाल बीच बीच में घुसा दिए जाते हैं कि जो कि आपको आपके को चेक करें, अब 50 में 50 सही करके आ जाओगे, नहीं तो ऐसे तो मिल जाते हैं, ऐसे सवाल रिपीट नहीं होंगे, गारंटी देता हूं। तो ठीक है, तो CDE इसका राइट आंसर बनेगा। आप लोग भी इसको देख ही लीजिएगा, रट ही लीजिएगा, अगर रिपीट बाई चांस हो तो हो जाए, लेकिन होता नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैलिडिटी मेनली रिलेटेड टू कैजुअलिटी, कैजुअलिटी से कौन सी वैलिडिटी रिलेट होती है, बहुत बार पढ़ाया है। इंटरनल वैलिडिटी इसका राइट आंसर होगा। इंटरनल वैलिडिटी में ही हम देखते हैं कि जो IV का इफेक्ट है, एक्चुअल में वही इफेक्ट DV पर देखने को मिले। IV एक्चुअल में होती है काज और DV होता है इफेक्ट। तो हम चाहते हैं कि जो कॉज का इफेक्ट है या जो कॉज में चेंजेज हो रहे हैं, उस चेंजेज का परिणाम ही DV पर देखने को मिले, अदर कोई कंफाउंडिंग इफेक्ट DV पर देखने को ना मिले। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि उस ट्रीटमेंट की जो वैलिडिटी है या इंटरनल वैलिडिटी है वो बहुत अच्छी होगी। जैसे अगर मेडिकल सेक्टर का एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे दवा बन रही है, ठीक है, दवा में एक भाई दवा की क्वालिटी टेस्टिंग होती है, एक QA है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, दूसरा एक क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी की चेकिंग होती है, दूसरा क्वालिटी का एश्योरेंस होता है। ठीक है, तो जहां पे अगर मान लो दवा बन रही है तो दवा में जो भी फार्मूले बने हुए, पैरासीटामॉल है या और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का आता है ना, अगर वो सब जितनी मात्रा में है तो दवा को चेक किया जाएगा, जो उस दवा में इस्तेमाल मिलाया गया है वो सब अपने रियल क्वांटिटी पर हैं कि नहीं है। अगर रियल क्वालिटी पे हैं तो इसका मतलब है कि उस दवा की जो इंटरनल क्वालिटी है, इंटरनल वैलिडिटी है, वो अच्छी है। ठीक है, दवा की इंटरनल वैलिडिटी अच्छी थी तो हम कहेंगे कि इंटरनल वैलिडिटी अच्छी है। और अगर यहीं पे वो दवा बन चुकी है, फील्ड में जा रही है, पब्लिक के बीच जा रही है, जब उसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पे हम कहेंगे भाई इसकी इंटरनल वैलिडिटी तो अच्छी थी लेकिन इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी अच्छी नहीं है। मतलब कि जब उसका सामान्यीकरण हो रहा है, कोई हमने रिसर्च किया, उसका शोध का जो निष्कर्ष आया, अब उस निष्कर्ष के आधार पे हम उसके उस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च किया गया है, उस कॉन्टेक्स्ट में उसको हम पब्लिक पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर उसको हम आसानी से जनरलाइज्ड कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी अच्छी है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सटर्नल वैलिडिटी अच्छी नहीं है। और इंटरनल वैलिडिटी में क्या होगा भाई, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो परिवर्तन केवल और केवल IV में मैनिपुलेशन के कारण ही देखने को मिले।
तो हम कहेंगे उसकी इंटरनल वैलिडिटी अच्छी है। तो बेसिकली जो कैजुअलिटी से रिलेट करती है वैलिडिटी, वो होती है इंटरनल वैलिडिटी। इसका राइट आंसर है, ध्यान में रखना था आप लोग। आईसीटी का सवाल है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स ए टू ई, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ करेक्टली इन द फॉलोइंग पैराग्राफ ऑन द कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित पैराग्राफ है, इसको हल भी कराया है मैंने 1 क्वेश्चन वाली सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, खूब ध्यान से देखिएगा, IPv4 एड्रेस आर, अभी कुछ दिन पहले सवाल मैंने इसका हल कराया था। IPv4 कितना गुना, मतलब कि जो IPv6 होता है वो IPv4 के कंपेरेटिवली कितना गुना होता है, यही तो कराया था ना। तो IPv4 जो एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है, तो पहले तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी। और जो IPv6 एड्रेस होता है वो होता है 128 बिट का, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, अर्थात बी ए जैसे ही आया, देखो और किसी में है ही नहीं, तो सेकंड वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। आगे चलो, इन अदर हैंड मैक एड्रेस हमने बताया कि वो हार्डवेयर पे वर्क करता है, तो 48 बिट का होता है। जो 48 बिट का नंबर होता है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल में लिखे जाते हैं मैक बिट के नंबर्स। मैक एड्रेस और ओरिएंटेड टू वर्ड्स, जो मैक एड्रेस होता है वो हार्डवेयर को डिटेक्ट करता है, ऐसे जान लो, हार्डवेयर को डिटेक्ट करता है। जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या करता है, आपकी सॉफ्टवेयर को एक तरफ से जान लो डिटेक्ट करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करता है। एक दिन इसके बारे में मैंने आपको बताया था, आईपी एड्रेस के माध्यम से ये देखा जा सकता है कि लोकेशन क्या है, ऐसे जान लो आपकी लोकेशन, जैसे मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूं तो मेरी लोकेशन क्या है आईपी एड्रेस से डिटेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वीपीएन यूज कर रहा हूं, तो अगर मैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज कर रहा हूं तो मेरी लोकेशन को भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है। अगर मैं वीपीएन नहीं यूज कर रहा हूं और मोबाइल यूज कर रहा हूं करंट में, तो कोई मेरी लोकेशन को आसानी से एक्सेस कर लेगा। लेकिन अगर कहा गया भाई किसकी बात, मैक एड्रेस ना, जो हार्डवेयर को डिटेक्ट करता है, मैक एड्रेस के माध्यम से ही कोई ये जान सकता है आप कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हो। जैसे आप लोग कस्टमर केयर को फोन करते हो, एयरटेल वाले कस्टमर को फोन करते हो, कस्टमर केयर ये भी बता देता है कि तुम कौन सा सेट यूज कर रहे हो। कैसे बता देता है, तो वो मैक एड्रेस से ही डिटेक्ट बता देता है। मैक एड्रेस क्या करता है, हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो इसका समझ गए हैं, इसका लास्ट जो सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 21 के बाद चलो, अब ये मैच द कॉलम का सवाल है। देखो ऐसे सवाल ऐसे घूम फिर के कूद के आ जाते हैं। देखो ऑडियंस इंपेरियलिज्म की बात हुई, मतलब कि श्रोता साम्राज्यवाद की बात हो रही है, यहाँ पे विवेचन की बात हो रही है, क्वेरेसिस की बात हो रही है, यहाँ पे सॉलिडिंग की बात हो रही है, यहाँ पे अर्ली विंडो की बात हो रही है। देखो ऐसे सवाल 1 2 3 जैसे पिछला वाला दिखाया था ना, फैक्चुअल वाला, जो हर इंस्टीट्यूशन के लर्निंग, ऐसे भी आ जाते हैं। देखो लेकिन यहाँ पे अगर कुछ दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तो पकड़ लोगे। ठीक है, देखो कैसे, देखो यहाँ पे ऑडियंस इंपेरियलिज्म की बात हुई है, और जरा यहाँ पे देखो ग्रेटर प्रेफरेंस फॉर ऑडियंस एक्टिविटी की बात हुई है। जैसे अब जब मुगल साम्राज्य चल रहा था, हिस्ट्री पे चले तो मुगल साम्राज्य चल रहा था, तो वो मुसलमानों से संबंधित जो चीजें थी उन्हीं को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑडियंस इंपेरियलिज्म है, तो भाई अगर ऑडियंस का साम्राज्य चल रहा है, मुगल साम्राज्य, यहाँ पे ऑडियंस का साम्राज्य चल रहा है, तो किसको बढ़ावा देंगे भाई, वो ऑडियंस की एक्टिविटी को ही प्रेफरेंस देंगे, उसी को बढ़ाना चाहेंगे। तो ए का तो क्लियर है कि 4 चला जाएगा, और जैसे ही ए का 4 गया तो सारे विकल्प खत्म हो गए। देखो ऐसे इल्यूमिनेट किया जाता है सवालों को। ठीक है, जहां पे चीजें बिल्कुल नहीं आ रही वहां पे आपको ऐसे ही थोड़े से कुछ ना कुछ क्लू ढूंढने पड़ेंगे। अब उसके आधार पे देखो सारे के सवाल सही हो गए। अब बी का फर्स्ट हो गया, और आपका सी का सेकंड हो गया, और डी का थर्ड हो गया। ठीक है, डी का थर्ड हो गया, आराम से ऐसे हैंडल हो गए। तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपको चारों की चारों विकल्प आएंगे, हिडन रियल बता रहा हूं कि हर बार ऐसे मतलब उड़ते हुए सवाल देखने को मिल जाएंगे। जैसे 2025 के एग्जामिनेशन में देखो पेपर 1 में कैसे आया भाई, सिनेमा मतलब कि कम्युनिकेशन से सवाल तो आया, लेकिन मूवी कितना कलेक्शन की कौन याद किया था, कौन सी मूवी कितने रैंक पे आई है इंडिया में, वो कौन याद किया, लेकिन आया ना सवाल। तो ऐसे 4-6 सवाल कूद के आ जाते हैं जिसको आपको इग्नोर करके ही चलना पड़ेगा। वहां पे अगर आप अपने थोड़े प्रेजेंट ऑप्शंस लगाओगे तो सही हो जाता है, तो ठीक है, नहीं सही होता तो 2-4 को आपको इग्नोर करके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वयं प्रभा चैनल 25 थीम मानविकी एंड सामाजिक ज्ञान, इधर नहीं मजा रहा है। देखो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की बात हो रही है, चैनल नंबर 25 है, कह रहा है कि कौन इसको प्रोवाइड करता है। देखो स्वयं प्रभा में कुल हायर एजुकेशन के कुल 40 चैनल्स हैं अभी तक। ठीक है, ध्यान रखना 40 चैनल्स है। पहले जो सवाल आते थे 1 to 12 और 40 क्वेश्चन, 40वां चैनल, 14 चैनल आप कह सकते हो कि यहां से सवाल आता था। 14 वाला व्यास चैनल है। ठीक है, यहीं से सवाल आता था, लेकिन लास्ट एग्जामिनेशन 24 वाले एग्जामिनेशन में देखे गए हैं कि पूरे 40 चैनल में से किसी का भी पूछ लिया। अब तो थोड़ी सी कठिनाई हुई कि 40 चैनल कैसे याद हो सकते हैं। बिल्कुल भाई, देखो कठिन है याद करना, अगर याद कर पाओ तो अच्छी बात है। अब इसके लिए आपको अपने निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे। तो 1 to 12 के लिए तो मैंने आपको निमोनिक्स बता दिए थे, 40 वाला तो वैसे ही याद रहता है, व्यास वाला चैनल है। ठीक है,
तो 1 to 12 तो याद है। अब ये 14 पूरे 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 140 चैनल से सवाल आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा जरूर होता है। यहाँ पे देख लो, जो चैनल नंबर 25 है वो IIT कानपुर से प्रोड्यूस किया जाता है या उसको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज से संबंधित सब्जेक्ट को डील करता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो चैनल नंबर 22 है, 2 है संस्कृति, 3rd है प्रबोध। इसको हम बताए थे आपसे VSP SPV KASD ऐसे करके बताए थे, जहां से आप इतने चैनल आराम से याद कर लेते, अब तक यहीं से सवाल आता था, लेकिन अब तो समस्या बढ़ गई है, थोड़ा सा आपको याद जरूर यहाँ पे करना पड़ेगा। सरस्वत है, प्रबंधन है, विधिक है, ठीक है। और नेक्स्ट पे अगर चलोगे तो कौटिल्य है, आर्यभट्ट है, स्पंदन है, दक्ष है, और आपका फिर बाकी चैनल 11 है, चैनल 12 है, ये सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज से जुड़ा हुआ है, और आपका बेसिक एंड अप्लाइड साइंस से जुड़ा हुआ है चैनल नंबर 12, ठीक है। तो अब देखो VSP SPV के ASD से तो आप इतना ही याद कर सकते हो, 10 तक बाकी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। मैं नहीं कहूंगा कि इन 40 को याद ही करिए, अगर कोई क्लू बने तो याद कर लीजिएगा, हमको भी शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल नंबर 40 पे अगर चलोगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, UGC। चैनल नंबर 40 है जो कि व्यास है, जो कि UGC एक्स को रेगुलेट करता है, CC अथवा UGC। क्वेश्चन नंबर 40 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो ये भी बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, लेकिन हमको इस सवाल में देखो कुछ चीजें मिली थी जब मैं इसको बना रहा था पेपर को। तो विच पेपर को क्या मतलब टाइप कर रहा था, बनाया तो NTA है। निम्नलिखित संस्थानों को सही क्रम में आपको चेंज करना है। देखो हाँ, बनारस का जो संस्कृत कॉलेज, आप बनारस से घर के नजदीक है तो याद है, ये 1791 में बना था, और एक और फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि 1800 ईस्वी में, ठीक है। तो अब इस आधार पे देखोगे तो D और E मिल गए, तो ये तो कहानी इसकी खत्म हो गई, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है, बाकी ये सब खत्म हो गए, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा कई टाइम फैक्चुअल सवाल आएंगे तो आपको परेशानी होगी। 1791 में संस्कृत कॉलेज, 1800 में फोर्ट विलियम, 1824 में संस्कृत कॉलेज आप कलकत्ता, 1847 में आपका सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की एंड राजकोट 1868 में, ठीक है। फैक्चुअल है, कई टाइम हम सही भी कर जाते हैं, कई टाइम गलत भी होते हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डगलस एंजलबर्ट। जैसे ही डगलस एंजलबर्ट आते हैं हमको तुरंत कंप्यूटर का माउस याद आता है, आपको भी याद आना चाहिए। इन्होंने ही माउस का मतलब आविष्कार किया था, 1960 में इन्होंने माउस का आविष्कार किया था। पिछली जो हमने पेपर सॉल्व किया उसमें पूछा गया था कि क्या क्रम था माउस को आविष्कार करने का, ठीक है। तो 1960 में इन्होंने पहला कंप्यूटर माउस बनाया हुआ था। अब करा इन द इंग्लिश क्लासरूम क्लास राम है, इन द इंग्लिश क्लास राम रिमेंबर्स द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द डायरी ऑफ बेंगल, ठीक है। मतलब इस ये जो बुक है द डायरी ऑफ बेंगल के टाइटल का नाम राम को याद आया, ठीक है, याद आया। कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। देखो इसको लगभग 2-3 पहले नहीं, इसको जो 1 क्वेश्चन सीरीज मैंने कराई है, लगभग उसमें 70 क्वेश्चन हमने अभी तक करा ही पाए, उससे ज्यादा नहीं मैं करा पाया था। उसमें देखेंगे मैंने आपसे टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में एक सवाल हल कराया है, ठीक है। उस आधार पे देखेंगे तो जो फैक्चुअल डेटा होता है, जो फैक्चुअल फैक्ट्स होते हैं, या हम कहें कि जैसे वन लाइनर्स होते हैं, जनरल सामान्य ज्ञान की जो बातें होती हैं, वो सेमेंटिक मेमोरी के हिस्से में आती हैं। सेमेंटिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें जो बच्चा होता है या लड़का होता है, लड़की होती है, उसमें फैक्चुअल डेटा स्टोर होते हैं, फैक्ट स्टोर होते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो गई, कोई फैक्ट वाली चीजें हो गई, ठीक है। जैसे यही देख लो जो हमने अभी यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट ईयर, कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट ईयर, वो सब क्या है, वो सब फैक्ट वाले डेटाज ही हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर भाई ऐसा राम को हो रहा है कि भाई क्लास के दौरान उसको उस किताब का टाइटल मतलब ऑथर याद आ रहा है, उसका नाम याद आ रहा है, तो वो जो मेमोरी कहलाएगी वो सेमेंटिक मेमोरी कहलाएगी, ठीक है। जो सेमेंटिक मेमोरी, जैसे H2O पानी का रासायनिक सूत्र याद है, तो ये सेमेंटिक मेमोरी के हिस्से की बात है। लेकिन अगर आप घूम टहल रहे 2020 की कभी आप टूर पे गए थे, तो वो अगर डेटा याद आ रहा है तो वो क्या है, एपिसोडिक मेमोरी का हिस्सा है, ठीक है। बाकी देखो ये 4 प्रकार की आपकी, वैसे ब्रॉडली अगर इसको अलग अलग डिवाइड करें, अभी हम आगे बतला रहे हैं, मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। ये डिक्लेरेटिव मेमोरी है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो घोषणात्मक होती है, यहाँ पे स्मृति वह स्मृति होती है जिसमें हम तथ्यों और घटनाओं को जानबूझकर याद रखते हैं, हम शब्दों में व्यक्त करते हैं, ठीक है, हम शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो जो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, इसको हम एक्सप्लिसिट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, किसको, डिक्लेरेटिव को, ठीक है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक को हम एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं, दूसरे को हम सेमेंटिक मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, एपिसोडिक एंड
सेमेंटिक। ठीक है, अब चलो एपिसोडिक देखते हैं। जो घटना जन्य होती है, एपिसोडिक का मतलब क्या है, जैसे जो हमारे एक्सपीरियंसेज हैं, कोई फिनोमेना है, हम कहीं घूमने गए हैं, टूर पे गए हैं, वहां पे कोई घटना घटती है या बहुत दिन हो जाता है, जो एपिसोडिक मेमोरी होती है वो हमारी मेमोरी में ज्यादा दिन तक स्टोर रहती है। कभी आप कॉलेज में 12th में थे या बीए कर रहे थे, बीएड कर रहे थे, टूर गए थे और आज उसके 5 साल बीत गए, लेकिन फिर भी वो घटनाएं आज भी माइंड में याद आ जाती हैं। ठीक है, तो जो एपिसोडिक मेमोरी है वो आपके एक्सपीरियंसेज को, जन्मदिन की पार्टी, शादी के दिन या फर्स्ट डे, नाइट डे, जो भी हो, ठीक है, उस दिन की जो बातें माइंड में होती हैं आपके, वो एपिसोडिक मेमोरी का हिस्सा होती हैं। और उसी प्रकार जब देखोगे सेमेंटिक जो मेमोरी होती है उसमें बेसिकली सामान्य ज्ञान या फैक्चुअल, या जैसे दिल्ली भारत की राजधानी, मतलब फैक्ट वाली चीजें जो आपके माइंड में सेट हो जाती हैं, वो क्या है, वो सेमेंटिक मेमोरी का हिस्सा है। इसके अलावा एक होती है प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है, जो कि आपके स्किल्स, आपकी हैबिट से जुड़ी होती है। जैसे आप साइकिल चलाते हो, टाइपिंग करते हो, ठीक है, वो इस हिसाब से फिट हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे नॉर्मली जो टाइपराइटर्स होते हैं वो कीबोर्ड नहीं देखते हैं। आप साइकिलिंग कभी देख के करते हो क्या? शुरुआत में किया आपने, लेकिन अब नहीं कर रहे हो क्योंकि वो आपके प्रोसीजर में शामिल हो गई हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। बाकी सबको तो बता ही दिया। ये जो डिवीजन है इसको एंडल टोल्विन के माध्यम से, कनाडाई मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको दिया था। इन्होंने ये बतलाया कि भाई कि जो लोग होते हैं वो जानकारी को कैसे संग्रहित करते हैं और कैसे उसको पुनः प्राप्त करते हैं। तो इन्होंने दो प्रकार की मेमोरी की बात की, एपिसोडिक, सेमेंटिक एंड प्रोसीजरल। जो एपिसोडिक एंड सेमेंटिक मेमोरी होती है वो डिक्लेरेटिव का हिस्सा होती है, डिक्लेरेटिव एक्सप्लिसिट का हिस्सा होती है। आप कह सकते हो कि जो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है या एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक एपिसोडिक होती है, दूसरी सेमेंटिक होती है, और एक तीसरी जो नॉन डिक्लेरेटिव होती है जिसको इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं, वो होती है प्रोसीजरल मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें पीछे मेरे छूट रही होंगी, मैं स्लाइड को छोटा करना भूल गया, बाकी स्लाइड्स मिल जाएंगी, देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसीजरल मेमोरी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस, मतलब सेल प्राइस पे, ठीक है, ओ सॉरी मार्क प्राइस का, हाँ ठीक है, आइटम रिजल्ट्स इन इट्स सेलिंग प्राइस इज 36, देन एट व्हाट प्राइस शुड बी आइटम सोल्ड गिव यू डिस्काउंट ऑफ 20%। करेक्ट भाई, अगर अंकित कीमत पर हम क्या कर रहे हैं, 25% की छूट दे रहे हैं, तो वो 36 रुपए में हम उसको बेच रहे हैं। करेक्ट भाई, इतना नहीं देना, ज्यादा दे दे रहे हैं। कह रहा है कि 20% की अगर छूट देना चाहे तो हम उसको कितने में बेचेंगे। देखो, अगर किसी वस्तु की आप 100% मान लीजिए 100 रुपए उसकी मूल्य होगा, तो अगर 25% पे छोड़ के बेच रहे हैं, मतलब कि 75% पे बेच रहे होंगे। अब 75% पे जब बेच रहे हैं तो उसका मान 36 आ रहा है। अब आप चाहते हो नहीं नहीं 75% ज्यादा हो रहा है, मैं इसको कम पे बेचूंगा, अर्थात 5% कम करा, मैं 80 पे बेचूंगा। तो 80 पे इसका मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 25 3 75 होता है, 25 यही कंपेयर करना। तो इतने दिन में मैंने आपको सिखलाया है, टेंटेटिव में क्या सिखलाया है, परसेंटेज मैंने कंपेयर करना ही तो सिखलाया है। तो 25 3 75 होता है, 25 चौका से होता है, 3 का 12 टाइम खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, अच्छा गड़बड़ किया क्या, 75 और 80, 25 3 75, 25 चौका 80। अरे रुको जरा, तो ठीक तो है, 75 और 36 और 80 कर रहे हैं, तो 25 3 75 होता है, और 25, अच्छा 25 से नहीं कटेगा ये, अच्छा ठीक है, गलत कर रहा था मैं। अब इसको आप कैसे ले जा सकते हैं, 5 से काटो, 5 15 में होता है, 5 15 में 75 होता है, और 5 16, 16 25 80 होता है ना, यही ठीक है। 5 15 में 75 और 5 16 में 80। अब ये और कहीं से जाएगा नहीं, चाहे तो कट कर लो, 3 25 15 होता है, और 3 12 में 12 3 36 होता है। अब तो नहीं जा सकता है, तो ये बनेगा 16 गुणे 12 और नीचे 5 बनेगा। तो 16 गुणे 12 जब करोगे तो 16 धामा 160 होता है, 16 दूना 32 होता है, मतलब 192। 192 में अगर 5 का भाग करोगे तो 5 3 15 जाएगा, 5 3 15, अभी तो इल्यूमिनेट नहीं हो रहा है, 4 आएगा और 2 आएगा, तो 5 8 40 जाएगा। जरा देखो 38 कहीं आ रहा है, अब भी रुकना पड़ेगा, 5 8 40, तो 2 आएगा, तो फिर दशमलव जाएगा और 0 आएगा, 5 चौका 20, मतलब 38 रुपए। जब 20% छूट दोगे तो इसकी प्राइस बनेगी। तो ऐसे ही हैंडल करना है। सिम्टम्स ऑफ कूल मीडिया, हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया, मैंने की कॉन्सेप्ट की सीरीज एक स्टार्ट की थी, उसमें मुश्किल से मैं 15-20 वीडियो ही अपलोड कर पाया, 10 मिनट में मैंने आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया था। मैं सोचा कि मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, लेकिन उतना ज्यादा कर नहीं पाया। तो लेकिन उस वीडियो में मैंने, उस सीरीज में मैंने कूल मीडिया एंड हॉट मीडिया की एक वीडियो मैंने दे रखी है, उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट था कूल मीडिया एंड हॉट मीडिया का, इसको मार्शल मैकलुहान ने प्रस्तुत किया था 1964 में अराउंड ऑफ। आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ उसके एग्जैक्ट डेट को लेके। मार्शल मैकलुहान की जो थ्योरी आई थी, मतलब कि हॉट मीडिया और कूल मीडिया को लेके, तो उन्होंने उस समय जो मीडिया उपलब्ध थे उसकी कार्यप्रणाली के आधार पर उन्होंने कुछ मीडियाज को कूल में रखा, कुछ मीडिया को हॉट में रखा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कूल मीडिया का जो उन्होंने बताया, भाई कूल मीडिया जो होती है मोर एंगेजमेंट होती है, एक तो लेस डेफिनेशन होती है वो,
और लो वॉल्यूम नोटिफिकेशन देती हैं, कम मात्रा में सूचनाएं उपलब्ध करवाती हैं। तो इसके ये तीन हैं, तो ए बी डी इसका यहाँ पे राइट विकल्प बनेगा। और इसी के कंपैरेटिवली अगर आप जाओगे हॉट मीडिया में, तो ये जो मोर एंगेजमेंट है ये लेस एंगेजमेंट में बदल जाएगा। ये जो लो डेफिनेशन है वो हाई डेफिनेशन में बदल जाएगा। जो लो वॉल्यूम नोटिफिकेशन ना करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन कर देना बच्चा, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सूचना तो ठीक लिखी, गूगल ट्रांसलेट करता है, कई बार गलती करता है, ठीक है, गलती करता है। तो जब आप हॉट मीडिया में जाओगे तो जो लो वॉल्यूम इंफॉर्मेशन है वो बढ़ के हाई रिच इंफॉर्मेशन में बदल जाएगी, हाई रिच इंफॉर्मेशन में बदल जाएगी। तो बस उसी का अपोजिट है। तो जो यहाँ पे कूल मीडिया मतलब मोर एंगेजमेंट, यहाँ पे जो यूजर है उसको ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा तब उसको समझ में आने वाला है। दूसरा लो डेफिनेशन होती है, कम स्पष्ट होती है। दूसरा लो वॉल्यूम नोटिफिकेशन, कम मात्रा में सूचनाएं भी डिलीवर करती हैं। तो एबीडी इसका राइट आंसर होगा। इसके अंदर अगर देखोगे जैसे टेलीफोन हो गई, कार्टून हो गए, टीवी हो गई, तो ये क्या है, ये इन्होंने कहा कि ये जो डिवाइसेज हैं ये डिवाइसेज कूल मीडिया कहलाती हैं। अब एक चीज और ध्यान में रखना, मार्शल मैकलुहान ने उस समय में जो थियरी दी थी वो उस समय की उपलब्धता या जो भी हम उसको कहें कि मीडिया जो उपलब्ध थी उसके आधार पे दी थी। आज के पर्सपेक्टिव से उसको मैच करोगे तो इनकी थियरी और उनके बताए द्वारा जो डिवाइसें इन्होंने बताई हैं कूल मीडिया और हॉट मीडिया में वो गलत लगेंगे। लेकिन बच्चा उसके गलत पे मत जाना, अपना दिमाग वहां पे मत खर्च करना। जो मार्शल मैकलुहान ने जो डेटाज बताए हैं उन्हीं डेटाज को याद करना, वही सवाल आता है। उसमें अपना दिमाग खर्च करोगे तो गड़बड़ कर जाओगे। सवाल मैक्सिमम बच्चे अपना दिमाग खर्च करते हैं और ऐसे सवाल गलत कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, और अगर हाँ एक बात और, अगर ये वीडियो देखनी है हॉट मीडिया और कूल मीडिया वाली तो जो मैंने की कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट की थी वो वाली प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है उसमें। The interpretation of the text relating to the mass media which different from the intention of original creator is called। कह रहा है कि भाई यहाँ पे मतलब समझे कि नहीं समझे आप लोग, मतलब ये कह रहा है कि भाई मान लो कि कोई कंटेंट है, कोई कंटेंट है, उस कंटेंट को जब क्रिएट किया गया या उसका जो ओरिजिनल क्रिएटर है जैसा क्रिएट किया था, जिस इंटेंशन से उसको क्रिएट किया था, लेकिन प्रस्तुतकर्ता उस इंटेंशन से उसको प्रस्तुत नहीं करता है, उसका इंटेंशन बदल देता है, तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको डेविएंट कोडिंग बोला जाता है, ठीक है, उसको डेविएंट कोडिंग बोला जाता है। जैसे मान लो कि जो रवीश कुमार साहब है, रवीश कुमार साहब है वो मतलब कि सरकार को लेके अपना कोई लेख लिखते हैं भाई। अब उनका इंटेंशन क्या है, वो अपना लेख लिख देते हैं। जब उसको देते हैं भाई इसको प्रकाशित किया जाए पेपर में, ठीक है, संपादकीय वाले सेक्टर में, जब इसको प्रकाशित किया जाता है तो उन्होंने देखा क्या कि उस लेख को लिखने का जो इंटेंशन मेरा था उसमें थोड़ा बहुत फेर बदल कर दिया गया, मतलब उसका इंटेंशन ही चेंज कर दिया गया। तो ये क्या है, डेविएंट कोडिंग है। जैसे मान लो कि मैं किसी वीडियो, कोई वीडियो 1 घंटे की रिकॉर्ड हो रही है तो मैं उसकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी। अब उस स्क्रिप्ट को लिखने का या बताने का जो मेरा इंटेंशन था, सामने वाला जब उसको प्रेजेंट करता है तो उसके इंटेंशन को चेंज कर देता है, ठीक है, उस स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत फेर बदल करता है, ओरिजिनल मूल जैसे उसको क्रिएट किया था उस इंटेंशन से नहीं बताता है, तो वो हो क्या हो गया, वो है डेविएंट कोडिंग, ध्यान में रखना, ठीक है। चूज ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कॉग्निटिव स्किल्स रेगुलेट थिंकिंग एंड लर्निंग। कह रहा है कि भाई इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजिंग होगा। हाइपर कॉग्निटिव पूछ रहा है ना, 3 अधिसंज्ञानात्मक, हाइपर कॉग्निटिव, मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन, इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ACD ही इसका राइट आंसर है, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ठीक है, इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो हाइपर कॉग्निटिव स्किल्स को चूज करने की बात की है भाई, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, उसको मॉनिटर करना, उसका मूल्यांकन करना, ये 3। अब देखो, अब कहोगे ये सब भी प्रेजेंटेशन भी तो उसी में आएगा, आप कहोगे ना, लेकिन देखो आपको 3 ही विकल्प चूज करने हैं तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट विकल्प चूज करने होंगे, ठीक है। आप कहोगे सर सिक्वेंसिंग या प्रेजेंटेशन भी तो उसी में आएगा, बिल्कुल आएगा जरूर, लेकिन अब आपको 3 ही चूज करना है तो आपको मोस्ट क्लोजली ऑप्शंस पे जाने होंगे। तो ये ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ही राइट विकल्प बनेगा। 31 नंबर का सवाल है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग पैकेट स्विचिंग क्या है। अब देखो पैकेट का ऐसे नॉर्मली जान लो, मैं वीडियो अपलोड करता हूं, ठीक है, या आप कोई रील बनाते हो, उस रील को अपलोड करते हो, तो रील मान लो कि रील तो 1 GB की होगी नहीं, मान लो कि तुम्हारी रील 200 MB की है, ठीक है, 200 MB की जब आप उसको अपलोड करते हो तो ये जो 200 MB है छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स में, कई सारी पैकेट्स में मान लो डिवाइड हो गया। अब ये छोटे छोटे पैकेट्स में जब डिवाइड होता है तो जरूरी नहीं है कि एक क्रम से ही जाए,
कि पहला जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा। अच्छा, जितना समय ये ले रहा है जरूरी नहीं है कि उतना ही समय ये ले, तो मतलब कि इनका क्रम भी आगे पीछे हो सकता है, समय भी आगे पीछे हो सकता है। दूसरा बस निश्चित ये है कि जब वो आपके डिवाइस पर आपको डिस्प्ले होगा तो एक फ्लो में डिस्प्ले होगा, मतलब आपके डिवाइस पर पहुंचने के बाद वो खुद को क्रम में कर लेता है। तभी तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो पहले छोटे छोटे पैकेट्स में टूटता है, तो लेकिन जब आपको मिलता है एक्चुअल में तो वो एक फ्लो में मिलता है। ठीक है, ये इसका डेटा पैकेट का फीचर है। तो जरा देखो, डेटा पैकेट्स कैन फ्लो डिफरेंट राउट्स एंड दे में अराइव डिफरेंट टाइम्स ऑफ द फुल ऑर्डर। आपको तो समझ में आया ना कि वो डिफरेंट टाइम में पहुंच सकते हैं, डिफरेंट साइज में पहुंच सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर में पहुंच सकते हैं। सही है। डेटा पैकेट्स विल ऑलवेज सेम रूट, ना बाबा सेम रूट नहीं फॉलो करता है, वो डिफरेंट रूट को फॉलो करता है। डेटा पैकेट्स विल ऑलवेज फॉलो द सेम रूट बट मे बी अराइव डिफरेंट, ना सेम रूट फॉलो ही नहीं करता है, यहीं से छोड़ दो इसको। डेटा पैकेट्स कैन फ्लो डिफरेंट रूट्स बट दे ऑलवेज अराइव इन सेम ऑर्डर इन द, ना सेम ऑर्डर भी नहीं होता है, ना तो डिफरेंट, ना तो सेम रूट होता है, ना डिफरेंट ऑर्डर होता है, ना तो सेम ऑर्डर होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे सेम ऑर्डर का मतलब कि एक तो डिफरेंट रूट इधर उधर से आया, दूसरा सेम ऑर्डर, इसके बाद एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन, नहीं, आपके पीसी के पहुंचने के बाद वो खुद को अरेंज भले कर लेता लेकिन उसको सेम ऑर्डर की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, ये देखो उदाहरण भी लगा दिया है। कोई ईमेल, वीडियो या वेब पेज जब आप भेजते हो तो वो कई हिस्सों में टूट जाता है, छोटे छोटे में पैकेट कहलाता है। जो पैकेट होता है बेसिकली आप देखेंगे तो पैकेट अलग अलग रास्तों से जा सकता है, अलग अलग समय पर जा सकता है, क्रम से बाहर भी पहुंच सकता है। बस गंतव्य पर जब वो पहुंचता है तो फिर से सही क्रम में खुद को कर लेता है। जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड की तो कोई उसका एक पैकेट 2 सेकंड में पहुंचा, कोई 3 में, कोई 1 सेकंड में, क्रम से बाहर भी जा सकता है, आगे पीछे हो सकता है। बस वो खुद को जोड़कर पूरा वीडियो दिखाएगा, तो खुद को जोड़ेगा तो पूरी वीडियो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ कंप्यूटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है जरा देखो। अनुदेशों को चलाने के लिए सीपीयू लाओ, विकूट करो और कार्यान्वित करो, भंडारित करो का चक्र अनुसरण करते, यही तो करता है भाई। इनपुट करो और क्या करो, उसको कोड इनपुट करो, उसको प्रोसेसिंग करो, फिर स्टोर करो, आउटपुट मतलब कि प्रोसेसिंग करो, फिर आउटपुट करो। आउटपुट क्या है, भंडारित करो लास्ट में, है ना, तो उसको स्टोरेज करो, आउटपुट करो, तो मतलब इनपुट प्रोसेसिंग, इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, माफ करना यार, इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, आउटपुट हो गया, स्टोरेज हो गया, ये उसी को बोल रहा है। तो पहला वाला विकल्प तो एकदम क्लियरली सही है। कह रहा है इंटेल एंड एएमडी सीपीयू देयर आर टू, मतलब कि मैन्युफैक्चरर्स, सही है, मतलब कि जो आपके इंटेल एंड एएमडी होते हैं वो दोनों क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा सीपीयू मतलब एएमडी अलग सीपीयू निर्माता है, इंटेल का अलग सीपीयू निर्माता है। ठीक है, मोस्ट सीपीयू फीचर्स नीडेड टू कूल डाउन सो दैट डू नॉट ओवरहीट, सही है भाई। जो सीपीयू होते हैं वो फेदर्स करते हैं कि भाई कूलर लगे हो या जो आप देखते हो ना फैन चलता रहता है उसमें, तो वो क्या करते हैं, उनको ओवरहीट से बचाते हैं। तो ये भी बात सही है। सीपीयू का कंप्यूटर है ब्रेन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन नॉट हैव माइक्रो मल्टी प्रोसेसर्स, नहीं भाई ये बात गलत है भाई। जो सीपीयू होते हैं उसमें मल्टी प्रोसेसर कोर्स लगे होते हैं। पूछा जाता है कि कितने कोर का सीपीयू चाहिए, अगर आप आईटी में थोड़ा जानते हो तो आपको पता होगा। तो इस हिसाब से देखोगे तो ए बी सी डी इसका राइट आंसर बनेगा, ई वाला नहीं बनेगा क्योंकि मल्टी कोर के प्रोसेसर होते हैं, ये कह रहा है कैन नॉट हैव। ठीक है, चलो दूसरा यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था एक सीपीयू की घड़ी गति को सामान्यतः मेगाबाइट में मापा जाता है, ये भी बात गलत है भाई। मेगाबाइट में नहीं मापते हैं, पहले तो मेगा हर्ट्ज चला करता था, अब गीगा हर्ट्ज चलता है। ठीक है, गीगा हर्ट्ज चलता है। तो जो बेसिकली जो सीपीयू की स्पीड होती है या उसकी आप कहोगे घड़ी की गति होती है, उसको मेगा हर्ट्ज में पहले जब सीपीयू स्लो स्पीड के थे, अब गीगा हर्ट्ज में उसको मापा जाता है। जैसे कोई सीपीयू का 3.2 गीगाहर्ट्ज का है, इसका मतलब ये है कि सीपीयू प्रति सेकंड 3.2 अरब चक्र क्या करता है, साइकिल पूरा कर लेता है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, करा भाई 2020 में किस स्टैंडर्ड को सेट किया जा रहा है, तो इसका तो उत्तर आपको भूलना नहीं चाहिए। इसका उत्तर है ISL, इंडियन साइन लैंग्वेजेस। इसको इसलिए बढ़ाया जा रहा है जिससे जो मतलब कि सांकेतिक भाषा को यूज करने वाले बच्चे हैं उनको बढ़ावा मिले, उसको मानकीकृत बनाया जा सके, उससे संबंधित शैक्षिक सामग्री बनाई जा सके और जो श्रवण बाधित छात्र हैं उनकी शिक्षा को अधिक समावेशी बनाया जा सके। द माशेलकर कमेटी रिकमेंडेड राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ठीक है, मतलब कि कहा कि भाई जो माशेलकर समिति ने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस को किस स्तर का बनाने की सिफारिश की थी, तो एकदम पूरा फैक्ट है, एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये फिर से सवाल रिपीट हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
तो इन्होंने कहा कि भाई जो क्षेत्रीय रीजनिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं उनको अगर आप एनआईटी का दर्जा दे दे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी फिर से आपको मैच कराने का सवाल है, आईसीटी से है, बहुत सरल है। अब जरा देखो यहाँ पे ऑप्टिकल स्टोरेज की बात है, यहाँ पे एसटीडीज की बात है, यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज है और यहाँ पे स्टोरेज मीडियम स्टोर्स डॉट ऑन द इंटरनेट। मतलब है कि ये क्लाउड की बात कर रहा है। क्लाउड को कोई बच्चा ये ना कहे मैं नहीं इस्तेमाल करता हूँ, सभी एक ईमेल आईडी तो जरूर इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन यूजर जो है। और जीमेल में उनको 25 GB का स्टोरेज मिलता है, उसमें सब लोग अपना प्राइवेट फोटो वोटो वगैरह सब कुछ रखते हो, हमें पता है। तो ये जो 25 GB का डेटा है ये क्लाउड का ही उदाहरण है। ठीक है, तो सभी लोग क्लाउड यूज करते हो, उत्तर भले गलत कर दो। तो यहाँ पे द स्टोरेज मीडियम दैट स्टोर्स डेटा ऑन द इंटरनेट, तो वो क्या है, क्लाउड है। तो जैसे जो आप जीमेल के गूगल ड्राइव पे अपना डाटा अपलोड करते हो तो वो आपके मोबाइल में नहीं रहता, वो इंटरनेट पे अपलोड होता है, तो वो उदाहरण ही क्लाउड का है। ठीक है, लेकिन जब 25 GB ज्यादा करोगे तो बोलेगा खरीदो भैया हमसे मेमोरी खरीदो, जीमेल वाला बोलता है ऐसा। ठीक है, तो क्लाउड स्टोरिंग क्या है, जब हम डेटा को इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। इंटरनल स्टोरेज वेयर करंट इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड, करंट इंस्ट्रक्शन जहां स्टोर्ड होता है तो वो होती है रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। सॉलिड स्टोरेज स्टेट स्टोरेज यूज टू डिजिटल कैमरा, भाई जो सॉलिड स्टेट स्टोरेज होती है डिजिटल कैमरा में उसको हम बोलते हैं फ्लैश ड्राइव, छोटी छोटी चिप लगी होती है ना बड़ी बड़ी, आपको याद भी होगा। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम दैट स्टोर्स हाई क्लैरिटी एचडी मूविंग पिक्चर्स। ठीक है, सीडी का नाम सुने होगे, डीवीडी का नाम भी सुने होंगे। तो इन सबसे एडवांस होती है ब्लू रे डिस्क, इन सबसे एडवांस होती है ब्लू रे डिस्क, तो यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से कहां कहां मिला दिया हमने, डी का तीसरा और सी का चौथा, डी का तीसरा और सी का चौथा, सी वाला विकल्प इसका राइट आंसर होगा। कहां गया भाई स्पेस। चलो 36, अ लैंग्वेज टीचर वांट टू क्रिएट अ विजुअली इंगेजिंग प्रेजेंटेशन। एक लैंग्वेज का टीचर है जो कि विजुअली इंगेजिंग प्रेजेंटेशन अथवा लेसन तैयार करना चाह रहा है। मैं समझ गया, इस सवाल पूछ रहा है बिल्ट इन वीडियो, उसमें वीडियोज हो, इंटरेक्टिव स्लाइड्स हो, जो कि उसके ऑनलाइन लेसन को इनहेंस कर सके। कह रहा है कि भाई कौन सा विकल्प वो यूज करे कि उसका ये काम हो जाए। तो कैनवा को कोई भूलेगा नहीं, जो भी यूट्यूब क्रिएटर है खूब इस्तेमाल होता है कैनवा का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, दूसरा इसमें क्विजलेट, ये शॉर्ट क्विज बनाने के लिए होता है। फ्लिप ग्रिड, बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनसे वीडियो पे एक तरफ से जान लो कि असेसमेंट या कहे कि चैट करने के काम होता है, आपस में वो डिस्कशन करते हैं। जो एडोब इलस्ट्रेटर होता है वेक्टर ग्राफिक को डिजाइन करने के काम आता है। आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स डिजाइन को बनाने के लिए एडोब इलस्ट्रेटर हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो बुक क्रिएटर है इसके माध्यम से भी हम इंटरेक्टिव स्लाइड्स या लेसन अपने तैयार कर सकते हैं। तो दो विकल्प इसके सही हो जाएंगे, कैनवा एंड बुक क्रिएटर। ठीक है, ए एंड सी इसका राइट आंसर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा जो कैनवा है भाई वो ग्राफिक्स डिजाइन, वीडियो एनिमेशन इत्यादि आप आसान से बना सकते हैं। क्विजलेट फ्लैश कार्ड छोटे क्विज के लिए। बुक क्रिएटर भाई यहाँ से भी आप इंटरेक्टिव डिजिटल बुक्स, वीडियो, ऑडियो, चित्र वगैरह इसमें इंक्लूड करके एक इंटरेक्टिव लेसन तैयार कर सकते हैं। फ्लिप ग्रिड एक वीडियो आधारित डिस्कशन प्लेटफॉर्म होता है जहां पे वीडियो के जरिए छात्र प्रतिक्रिया देते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर भाई यहाँ पे ये एक वेक्टर, मतलब आप कह सकते हो कि ये एक बहुत ही अच्छा वेक्टर आर्ट क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर होता है क्या, एडोब इलस्ट्रेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग द ऑथेंटिक असेसमेंट। मैंने असेसमेंट के टाइप्स आपको पढ़ाए हैं, लेकिन माफ करिएगा वहां पे हमने आपको ऑथेंटिक असेसमेंट के बारे में नहीं बात किया था। तो यहां से आप डिनोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। जो ऑथेंटिक असेसमेंट होता है बच्चों के रियल लाइफ से जुड़ा होता है। ठीक है, बच्चों के रियल लाइफ से जुड़ा होता है, उनकी जो रियल लाइफ की फिनोमिनाज होती हैं, जो रियल लाइफ के इश्यूज होते हैं, रियल लाइफ की जो घटनाएं होती हैं जो उससे जुड़ी होती हैं, जो टेम्पोरल वर्ल्ड होता है उनको इवेल्युएट करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि लौकिक जगत, ठीक है, टेम्पोरल वर्ल्ड, ये उससे जुड़ा होता है, उसको असेस करता है, उसको मेजर करता है। तो राइट आंसर यही बनेगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी में हूं, अब रात हो गई है काफी। तो ऑथेंटिक असेसमेंट जो होता है वो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों या समस्या समाधान, या आप कह सकते हैं कि उन कॉन्टेक्सचुअल वर्क्स में शामिल किया जाता है जिसको बच्चे रट कर नहीं बल्कि समझ, अनुप्रयोग और एनालिटिकल पावर्स के आधार पर परखते हैं। उसको असेस करने की जिम्मेदारी कहाँ होती है, ऑथेंटिक असेसमेंट को। ठीक है, द टोटल वैल्यू ऑफ द कलेक्शन ऑफ द क्वाइंस 20, 10, 5, 2 एंड 2 डिनोमिनेशंस इज आरएस, कुल कितना है 570। इफ द नंबर ऑफ कॉइंस ईच डिनोमिनेशन हैव द सेम नंबर ऑफ कॉइंस इन 1 रुपी। मतलब कि भाई इतने इतने के सिक्के हैं, करेक्ट, कुल 570 रुपया है, तो 1 रुपए वाले सिक्के कितने होने चाहिए। मान लो कि x होंगे तो ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 5x, 2x और x। ठीक है, तो मतलब 20, 10, 30, 5, 35, 2, 37, 1, 38।
38x बराबर कितने का है, 570 का है। तो x का मान निकाल लो यहीं से, 570 के नीचे 38 आ जाएगा, तो 38 इक्के 38 भाग करना पड़ेगा। 38 इक्के 38 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 17 में 60 गए 9, 4 में 3 गए 1, 0, 38 पंची चलो 65 40 15 4 19 हो, मतलब इसका 15 कॉइन, मतलब 1 रुपए वाली। एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 15। तो 1 रुपए की जो 1 रुपए के थे, 2 रुपए और 1 रुपए, रुपए मूल्य बढ़ेगा ना, तो 1 रुपए वाले को तो हमने एक्स मान के रखा था, तो एक्स मान के रखा था, तो एक्स का मान 1 रुपए अगर 1 बन रहा है तो 15 सिक्के बन रहे हैं, तो 15 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिस्टिकल टेस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और यूज द कंप्यूटेशन। देखिए, जब भी आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में स्टैटिस्टिकल टेस्ट या डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट या कंप्यूट करने की बात हो, तो एक ही नाम आप याद रखिएगा, वो सीधा सीधा है एफ टेस्ट। ठीक है, वो सीधा सीधा है एफ टेस्ट। बेसिकली जो एफ टेस्ट होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम देखते हैं, तो वहां पे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कंप्यूट करते हैं। और ये जो एफ टेस्ट होता है, बेसिकली जब दो आप कहो या दो से अधिक जब ग्रुप्ड होते हैं, उनके बीच में जब हमें देखना होता है, कंपैरिजन करना होता है, तो वहां पर यूज होता है। और जब 2 से अधिक ग्रुप होते हैं, तो वहां पे हम अनोवा का प्रयोग करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का प्रयोग करते हैं, और इसी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में ही हम एफ टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो राइट एप्रोप्रिएट विकल्प होगा वो एफ टेस्ट ही होगा। बेसिकली जेड टेस्ट की तरफ चलोगे, तो जब सैंपल की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, तो वहां पे हम जेड टेस्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें एक ही डीएफ प्रयोग में आता है। जो काई स्क्वायर है, बेसिकली जब हमारे ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको जब कंपेयर करना होता है, तो वहां पे हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करते हैं। और टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। बेसिकली जब सैंपल साइज छोटी होती है, तो 2 ग्रुप्स को आपस में इनके मीन को कंपेयर करने के लिए हम स्टूडेंट टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो जब सैंपल बड़ा हो जाएगा, तो हम वहां पे जेड टेस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। एफ टेस्ट में मतलब कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को कंप्यूट किया जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो एफ बराबर होता है वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप्स अपॉन द वेरिएंस विद इन द ग्रुप। जो न्यूमरेटर डीएफ होता है वो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस की बात करता है, जो डिनोमिनेटर डीएफ होता है विद इन ग्रुप वेरिएशंस की बात करता है। वेरिएशंस का मतलब क्या है, वेरिएशंस का मतलब फैलाव, जो डेटा है, डेटा का फैलाव कितना है, ये उसकी बात करता है। ठीक है, तो जो जेड टेस्ट है वो बेसिकली लार्ज सैंपल साइज के लिए और उसके मीन को कंपैरिजन करता है। काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली ऑब्जर्व या एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसीज होती है उनको कंपेयर करने के लिए। जो टी टेस्ट है बेसिकली मीन्स को कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे भी केवल एक डीएफ होता है, न्यूमरेटर होगा या तो डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, चलो। सेलेक्ट द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब देखो, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ए है, वाई है, बी है, जेड है, सी है, फिर डी है, फिर जी है, फिर ए है। देखो, ए का 1 होता है तो डी का 4 होगा, 4 के बाद जी का 7 होता है और आई जे का 10 होता है, मतलब 3 3 प्लस हो रहा है। देखो 3 3 3, यहाँ पे देखो वाई है, यहाँ पे देखो डब्ल्यू है, यहाँ पे देखो यू है। वाई का मतलब क्या है, 25 है। डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, वाई डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब -2 हो रहा है ना, -2। तो यहाँ पे फिर देखो, अब ऐसे यहाँ पे +3 होगा, बी है, यहाँ पे बी का 2 होता है, ई का 5। अच्छा, +3 -3 +3 -3। अब देख लीजिएगा, इस सीरीज को फॉलो कर लीजिएगा। अब समय बहुत हो गया है आज। MQNRO इसका राइट आंसर है। MQNRO +3 और -3 की सीरीज चल रही है, आप इसको मिला लीजिएगा पूरा, यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, मास कम्युनिकेशन एज द सब्जेक्ट हैज बारोड आइडियाज। मास जो कम्युनिकेशन का आइडिया है, कहां से बारो किया गया है, एकदम याद कर लीजिएगा, फैक्ट है, वो फिलोसफी से इसको बारो किया गया है। फिलोसफी में जो मैक्लुहान की थियरी है, हैबरमास की जो कम्युनिकेशन रीजन की जो थियरी है, ठीक है, तो उन सब थियरीज से ही मास कम्युनिकेशन की आइडियाज को बारो किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फिलोसफी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो फिर से देखो वही कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पे साउंड है, यहाँ पे VLX KG, ये पूछा है ट्रेन का क्या है। देखो साउंड है SOUND और ये VLX KG है। जरा देखो यहाँ पे ST मतलब ये 19 है और V का मतलब 22 है, +3 हो रहा है। ठीक है, और ये O क्या होगा, O 15 है और L 12 है, तो ये 15 है और ये 12 मतलब -3 हो रहा है। चलो ठीक है, मिल गया। तो ये +3 का कॉन्सेप्ट है, ये -3 का कॉन्सेप्ट है, +3 -3। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा। इसका राइट आंसर WDFQ। आप लोग इसको मिला लीजिएगा, मेरी तरह छोड़िएगा नहीं, आपके लिए तो बहुत जरूरी है।
In the APA style, writing research article references in a journal, identify the correct order of information regarding to the research order. APA स्टाइल में कैसे आप रेफरेंस प्रोवाइड करोगे किसी आर्टिकल का, मैंने आपको एक अच्छा रिसर्च एप्टीट्यूड में ही इस चीज को मैंने पढ़ाया है और बहुत अच्छे से वहां पे MLA, APA और अदर स्टाइल्स की स्टाइल आप कैसे उसको रेफरेंस करोगे, कैसे बुक को दोगे रेफरेंस, कैसे आर्टिकल्स को रेफरेंस करोगे, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया और बताया, उदाहरण भी दिया है, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। बाकी यहाँ का उत्तर मैं बतला दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो विकल्प है उसके अनुसार आपको बताने पड़ेंगे। तो जो एपीए स्टाइल होती है उसमें सबसे पहले अथर का नेम आएगा, तो यहाँ पे पहले लास्ट नेम आ जाएगा तो बी आ जाएगा, फिर उसके बाद ईयर आ जाता है, ईयर तो है नहीं इसमें, तो टाइटल आ जाएगा, उसके बाद टाइटल आ जाएगा, फिर आपका जर्नल का नेम आ जाएगा, फिर आपका पेज नंबर आ जाएगा, मतलब कि 1 पे ये आएगा, 2 पे ये आएगा, 3 पे ये आएगा, 4 पे ये आएगा, तो मतलब BADC इसका राइट विकल्प बन जाएगा, BADC इसका राइट विकल्प बन जाएगा। पहले लास्ट नेम आएगा, फिर ईयर आएगा, ईयर है नहीं, टाइटल ऑफ द आर्टिकल आ जाएगा, फिर पेज नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको और जनरल नेम तो बीच में ही है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है 45वां। इन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्ट्रेटजीज इज द मेन ओरिएंटेशन ऑफ द रोल ऑफ थ्योरी इन द रिलेशन ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे जरा देखो बात की गई है कि निगमनात्मक की बात हुई है, और निगमनात्मक का मतलब क्या है, डिडक्टिव नेचर। यहाँ पे थोड़ा सा मेन ओरिएंटेशन पूछा गया है रोल ऑफ थ्योरी इन द रिलेशन ऑफ रिसर्च का, ठीक है, तो यहाँ पे निगमनात्मक की बात हुई है अर्थात डिडक्टिव की बात हुई है। तो जो डिडक्टिव रिसर्च है वो बेसिकली रिलेट करती है किससे, क्वांटिटेटिव से, क्वांटिटेटिव से। इसमें हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसी हाइपोथेसिस से आधार पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको फिर उसका हम एनालिसिस करते हैं, फिर पर्टिकुलर कंक्लूजन पे जाते हैं, देखते हैं एनालिसिस में कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी कि वो ट्रू होती है कि नॉट ट्रू होती है या फॉल्स होती है, जो भी आप कर लो, ठीक है, तो हम उसको टेस्ट करते हैं। अगर वो जो थ्योरीज पहले से बनाई गई हैं उन थ्योरी को हम टेस्ट करते हैं, उन सिद्धांतों को टेस्ट करते हैं, अगर सही है तो उसको हम स्वीकार करते हैं, नहीं सही है तो जो मॉडिफिकेशन पॉसिबल होता है वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो मतलब कि क्या होगा, परिणात्मक होगा, वो क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है। जो डिडक्टिव बेसिकली रिलेट करती है, क्वांटिटेटिव से रिलेट करती है। अगर क्वांटिटेटिव की तरफ चलोगे तो चाहे आप इसी के आगे डिडक्टिव लिख लो, एक ही नेचर की है, ऑब्जेक्टिव लिख लो, एक ही नेचर की है, ठीक है। इसके अलावा भाई इसके कुछ मुख्य फीचर पे जाओगे तो ये ऑब्जेक्टिव होती है, हाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है, लार्ज सैंपल साइज होती है और हाइपोथेसिस टेस्ट होती है। लेकिन अगर क्वालिटेटिव पे जाओगे तो क्वालिटेटिव पे यहाँ पे डिडक्टिव की जगह आप इंडक्टिव लिख लोगे, सब ऑब्जेक्टिव की जगह यहाँ पे सब्जेक्टिव लिख लोगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव की जगह यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, जल्दी में गड़बड़ हो जा रहा है, क्वालिटेटिव के आगे इंडक्टिव कर सकते हो, इंडक्टिव के आगे सब्जेक्टिव कर सकते हो, सब्जेक्टिव के आगे अनस्ट्रक्चर्ड कर सकते हो, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड कर सकते हो, स्मॉल सैंपल साइज कह सकते हो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती है, ठीक है, फिर केवल रिसर्च क्वेश्चन से काम चल जाता है। तो ये क्वालिटेटिव की बात है। यहाँ पे बेसिकली पर्टिकुलर शोध के सिद्धांत की भूमिका को डिडक्शन किया जा रहा है, निगमन किया जा रहा है। तो राइट जो अप्रोच बनेगा, वो राइट जो आंसर बनेगा वो क्वांटिटेटिव बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस के एस्पेक्ट समझ में आए होंगे, कैसे उसको इल्यूमिनेट किया जाए, कहाँ कैसे हम कौन सी स्ट्रेटजी लगाएं कि इसके राइट आंसर तक पहुंच जाएं। उम्मीद करता हूँ इस सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। सेशन अच्छा लगे, बेनिफिशियल लगे तो जेआरएफ जोन को, वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।